आप सभी साथियों का स्वागत है। अलका दीदी, बलदेव जी, दीपक जी, कुमान सिंह जी, हरिशंकर सिंह जी, प्रोफेसर शर्मा जी, योगेंद्र यादव जी, ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी और सुशील खन्ना जी, सुनील राव सिंधे जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के तीन विषय हैं। इसमें एक है गौ महाकुंभ। गौ महाकुंभ में जो मतलब लोगों के अनुभव रहे और जो उपलब्धियां उपलब्धियों का एक इसलिए डाला गया है क्योंकि कुछ उसमें अचीवमेंट हम जिन्हें बोल सकते हैं। और दूसरा विषय जो है वो है हमारा 16 से 18 नेतृत्वशाला ब्लॉक एडॉप्शन की जो 2 दिवसीय फेस टू फेस मीटिंग है। वो हमारी मीटिंग जो होगी वो मसूरी में होगी, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में। और फिर इसके बाद जो तीसरा विषय है वो जो करनाल में 24 से 25 कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां चल रही हैं और जो विषय हैं उन पर होगी। तो इन्हीं तीन विषयों पे बातचीत होगी और परिचर्चा है, सभी लोग बारी बारी से बात रखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन अपना। और हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब को नमस्कार। आप आ चुके होंगे दिल्ली, गुड़गांव। और कैसा अनुभव रहा आपका जयपुर यात्रा का, थोड़ा सा बताइए सभी साथियों को। और साथ ही साथ क्या उससे संभावनाएं देखते हैं और क्या उसमें बेहतर किया जा सकता था। सभी को नमस्कार। मैं एक दिन के लिए महाकुंभ गो महाकुंभ जयपुर में गया था और एक दिन में ही काफी नॉलेज भी हो गई और पूरा कार्यक्रम देख लिया। बहुत ही अच्छा लेआउट, बहुत ही अच्छा तरह से अरेंज किया गया था और गाय के बारे में, गाय के प्रोडक्ट के बारे में सभी चीजें उपलब्ध थी। और ये पूरे देश से आए हुए गोबर, जिनमें जो गाय बैल से साथ जुड़ने वाले, बैल से कोल्हू, बैल से आटा पीसना, बैल से और बनाना, गाय के गोबर से जितने भी प्रोडक्ट बनाने के थे, गाय के मूत्र से संजीवनी और सभी का लेआउट था। और भी बहुत से इससे रिलेटेड इक्विपमेंट, अमूल के किस तरह कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, सभी सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को स्पेस दिया हुआ था। बड़े बड़े दो हॉल थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल था जिसमें सभी लोग, ज्यादातर तो स्टेट गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व थी, चीफ मिनिस्टर और बाकी बहुत से लोग का आना हुआ और पूरा एरिया उन्होंने भी देखा और उससे आगे बढ़ा। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मेरा तो ये 50 से ऊपर इस तरह के गाय के इस तरह के आयोजन में रहे हैं। ये काफी अच्छा था और इससे काफी भी ग्रामीणों ने भी, काफी लोगों ने भी काफी सीखने की कोशिश की गई। तो मेरा ये अनुभव है। मैं बड़ा कंफर्टेबली यहाँ से शाम को 7 बजे निकले थे, 10 बजे वहां पहुंच गए। वंदे मातरम एक्सप्रेस से, वो ट्रेन का भी अनुभव हमारे लिए तो नया था, बहुत अच्छा रहा। और दूसरे दिन उसी ट्रेन से आ गए। तो मेरा गुड़गांव से बैक टू गुड़गांव टोटल 25 आवर्स ही लगे। में करीब करीब 10 घंटे हमने गौ महाकुंभ में बिताए और बाकी ये ट्रेवल में हो गए। तो इस तरह बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। हमारे ज्यादातर लोग बहुत एक्टिव थे, जिनमें आचार्य कार्यकर जी तो बहुत दिन से ही लगे हुए थे, सबको ब्रीफ करते रहे और उन्होंने आगे बताया। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी बहुत चारों तरफ से एक्टिवेट थे
राजस्थान के बहुत गौ सेवक और इस फील्ड में ऑर्गेनिक खेती और गाय से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें सभी ने वहां पहुंचे हुए थे। मेरे तो 50-60 पुराने साथी भी पहुंचे हुए थे जो गुजरात से इस गौ सेवा में लगे हुए हैं। रमेश गोपालिया जी और गोपाल जी, बहुत से लोग पूरा देश से आए हुए थे। काफी अच्छा अनुभव था और काफी गायों का प्रदर्शन था। 3-4 वैरायटी की गाय कम से कम वहां थी, बैल थे और इस तरह का सबसे इक्विपमेंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं रोज, वो सभी वहाँ डिस्कस थे। और सबसे अच्छा ये था कि जिसको जो चाहिए बहुत लार्ज स्केल पे गाय के प्रोडक्ट और जैविक खेती के लिए सभी खाद्य खाद्य और उनकी जानकारी दी गई थी। ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसे ऐसे होते रहना चाहिए ऑर्गेनिक खेती, और इस पे भी ज्यादा स्केल पे करते रहना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। हमारे बीच में बलदेव जी भी हैं। बलदेव जी भी गए थे वहाँ, कुछ घंटे बिताए इन्होंने। मैं बलदेव जी से चाहूंगा कि वो भी अपने अनुभव बताएं। सभी को नमस्कार। मैं भी जयपुर गया था, तो मैं बस लगभग 4-5 घंटे मैं वहाँ रुका। और आचार्य विजय कारिका जी ने हमें साथ जितने भी वहाँ उपकरण थे सब हमें चर्चा की, हम देखे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ देसी गाय के प्रदर्शन थी। देसी गाय की मतलब जो किस्में हैं वो थी लगभग। और गाय और बैल से कैसे चक्की चलती है, कैसे अपने आटा पीसा जाएगा या जैसे धान कुटे जाएंगे, ये भी उसमें था। कोयलों का भी था उसमें। और गोबर से तो जो घर बनता है गोबर खेतों से, वो भी वहाँ घर उन्होंने बना के रखा था और दिखाया हमें। इस प्रकार कुल मिलाकर के गौ माता के बारे में सारा व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी। तो मैंने ये अनुभव किया कि वो व्यवस्था, मुझे लगता है कि वो सरकार के द्वारा ज्यादा, सरकार ने उसमें ज्यादा खर्च किया है। आयोजक जो है वो सरकार उसमें थी, राज्य सरकार। क्योंकि वहाँ के राज्यपाल के, वहाँ के उप मुख्यमंत्री और वहाँ के जितने भी मंत्री वगैरह हैं उनके चित्र लगे हुए थे उसमें। तो कुल मिलाकर के इसको मैंने तो ये अनुभव किया कि सामाजिक कार्यक्रम ना होकर के एक सरकारी कार्यक्रम था। फिर भी चलो, जो गाय गौ माता के लिए किया उन्होंने, तो ये मतलब स्वीकार्य है और अच्छा पग है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा पग है। और फिर इस प्रकार के कार्यक्रम सारे देश में चले। गौ माता के बारे में एक विचार और प्रभाव जो है वो सारे देश में जाए। वहाँ मैंने एक बात और देखी है कि छोटी छोटी गायें हैं, छोटी छोटी गायें थी, कुछ दूध देने वाली थी, कुछ दूध ना देने वाली थी, कुछ सूखे थी। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास जारी रहने चाहिए। धन्यवाद। जी। तो इसमें कई सारे और भी साथी गए हुए थे। क्या है कि कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ लोग थक गए हैं, तो अभी सारे लोग नहीं आ पाए। मैं थोड़ा सा अपने अनुभव बता देता हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम जो था, ये कार्यक्रम आखिरी के कुछ दिनों में ये सरकारी कार्यक्रम हो गया। और उसके कुछ कारण थे, क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम का स्वरूप बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसमें सरकार के लोग घुसते गए और उन्होंने इस कार्यक्रम का सरकारीकरण कर दिया। मैं 2 दिन गया वहां पर। एक दिन 4 घंटे रुका और एक दिन 5 घंटे रुका। और बाकी जो मुझे 2-3 जिलों की और यात्राएं करनी थी तो उसमें मैं व्यस्त रहा, तो मैं कुल मिला के 9 घंटे रुका। और 9 घंटे में 3 घंटे हम ही को मिले थे, मतलब हमारे नेतृत्वशाला कार्यक्रम के लिए उन्होंने अलॉट किए थे। उसमें कुछ साथी थे अपने, और मैसेज भी डाला था कि हमें जो टाइम मिला है वो 3:30 बजे से और 6:30 का टाइम मिला है।
तो 3 घंटे में से 2 घंटे का हमने सही से यूटिलाइज किया। करीबन 500-700 लोगों की गैदरिंग थी सेमिनार हॉल में, और उनके मध्य में जो हमारा कार्यक्रम है उसका चर्चा हुई। कई सारे काफी प्रभावी लोग आए थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और गायों के क्षेत्र में। कई सारी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो हमारा कार्यक्रम है उससे जुड़ना चाहती हैं। जैसे अमूल ने इंटरेस्ट दिखाया। अमूल चाहता था कि उसका जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो सही से मार्केट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इस तरह से सोशल मूवमेंट्स के माध्यम से और सोशल चैनल के माध्यम से इनको प्रचारित किया जा सकता है, ताकि लोग प्राकृतिक कृषि का में वापस लौटें और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। क्योंकि जब हम एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित सभी संसाधन, सभी टूल, सभी प्रौद्योगिकी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके साथ एक ऐसा संबंध हमें बनाना पड़ेगा जिसको हम आगे विकल्प के तौर पर किसानों के समक्ष और लोगों के समक्ष रख पाए। इससे फायदा ये होगा कि चीजें जो हैं थोड़ी बेहतर होंगी और दोनों ही पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम तो बेसिकली लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाने का ही कार्यक्रम है, और साथ ही साथ इसके बैकड्रॉप में ग्राम स्वराज की भावना छुपी हुई है। तो कई सारी चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पर एक चीज और जो अच्छी हुई वो ये हुई कि करीबन 125 के करीब स्टॉल थे दोनों मंडपों में। एक ए मंडप था और एक बी मंडप था। 125 के करीब स्टॉल थे, और 125 में से 100 लोगों से मिलने का मौका मिला। संक्षेप में मिले 30 मिनट, 30 सेकंड से लेके और 2 मिनट तक। और कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ पुराने साथी भी मिले। तो जो हमारा ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है उससे संबंधित कुछ चीजें ऐसी भी हमें वहाँ पे मिली, और कुछ ऐसे भी लोग मिले जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हैं। लेकिन जो उसका एक नेगेटिव पक्ष था वो ये था कि कार्यक्रम हैज बीन हाईजेक्ड बाय सम गवर्नमेंट पीपल। और वो होना ही था क्योंकि उसका स्केल बड़ा हो गया था और उसमें गवर्नमेंट का सहयोग कहीं ना कहीं था उनको। तो वो होना ही था, तो उसके लिए अब हम उसको कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अब जिस राज्य में हो रहा है वहाँ की राज्य सरकार को तो अपने फेवर में लेना ही पड़ता है, उसको संज्ञान में लेना ही पड़ता है। वहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, राज्यपाल भी आए थे, पूर्व राज्यपाल भी आए थे। तो वो एक उसका एक दूसरा पहलू था। लेकिन जो उद्देश्य और जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, मानवता एवं प्रकृति केंद्रित विकास, तो उसके लिए जो भी आवश्यक नेटवर्किंग बोले या आवश्यक ऐसे लोग जिन्होंने कुछ करा है, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कई सारे वहाँ पे लोग, कई सारे स्टॉल और कई सारी संस्थाएं उपस्थित थी। तो उनमें से कई सारे लोगों से मिलना हुआ, बातें हुई, और कई सारे लोगों ने साथ में मिलकर काम करने में सहमति दी। तो ये एक अचीवमेंट था हमारे। क्योंकि ज्यादातर साथी आज नहीं जुड़ पाए, कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं, टावरी जी भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सभी एक अमरावती में मीटिंग भी चल रही है अभी इसी समय। तो इसके चलते ज्यादा विस्तार से ना चर्चा करेंगे। आज का जो दूसरा विषय है उसके बारे में मैं ही बता देता हूँ। कोई और साथी है जो कि गौ महाकुंभ में गया था? कोई भी और साथी अपने को अनम्यूट करके बता सकता है, क्योंकि मैं शायद कुछ लोगों का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
कई सारे नए साथी भी जुड़े हुए हैं। तो दूसरा जो विषय है हम उस पर आते हैं। एक चीज महसूस हो रही है, वो ये है कि हमारे जो कार्यक्रम हैं जिसको लेकर पिछले 4 सवा 4 महीने से हम लोग प्रयासरत हैं, तो इसमें थोड़ा सा और दिशा मिले और थोड़ा सा स्पीड और बढ़े, तो उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फेस टू फेस ट्रेनिंग और फेस टू फेस मीटिंग बहुत जरूरी हो जाती है, जो कि हो नहीं पा रही थी अभी। तो उसका एक रास्ता निकाला गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रत्येक माह वो साथी जिनको स्पष्टता नहीं है या जो चीजों को समझना चाहते हैं, उनके लिए मीटिंगों का आयोजन इस नेतृत्वशाला लीडरशिप प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। और जो भी साथी जिनके प्रश्न हैं, जो जुड़ रहे हैं, जिनके सवाल हैं कि किस तरह से पूरे देश में 7,200 ब्लॉकों में जुड़ा जाएगा, हर ब्लॉक में किस तरह से कैसे काम किया जाएगा, किस तरह से आर्थिक तौर पे मजबूती हमें मिलेगी, किस तरीके से राजनीतिक हम एक बेहतर राजनीतिक भविष्य देश को दे पाएंगे, किस तरह से हम बेहतर समाज बना पाएंगे। तो इन सारी चीजों पे विस्तार पूर्वक आमने सामने की चर्चा के लिए पिछले 4 महीने बाद पहली बार हम लोग बैठने जा रहे हैं। और ये मंसूरी के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में बैठक होगी, जो कि एक प्रसिद्ध जगह है, प्राकृतिक जगह है। और वहाँ के जो डीआईजी चमोली जी हैं, उन्होंने बहुत ही कम खर्चे में उसका एक समाधान हम लोगों को दिया है, जिससे कि लोगों का मन भी अच्छा होगा और साथ ही साथ वहाँ के प्राकृतिक माहौल में कुछ अच्छी बातें हो पाएंगी। तो कुछ देश भर के बहुत सफल और अच्छे लोग उस कार्यक्रम में जुड़ने आ रहे हैं। तो उसमें जो हमारा ये कार्यक्रम है, लीडरशिप लैब नेतृत्वशाला, इसी को जमीन में उतारने के लिए जो भी चीजें बनी है और जो भी वो हो रहा है, उस पे उन सभी लोगों के साथ मिलकर चर्चा करके और उसको और गति देने का प्रयास होगा। ये सेल्फ फंडेड प्रोग्राम है। सेल्फ फंडेड का मतलब है कि वहां पे आने जाने का खर्चा भी स्वयं से उठाना है, और साथ ही साथ 2 दिन रुकने का खर्च जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को है, मतलब रुकने का, खाने पीने का खर्च जो है 2 दिन का, वो 3,000 रुपए है, वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो ये प्रोग्राम जो है इस तरह से किया जा रहा है। जो भी उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देगा, वो सारे लोग वहाँ पे आमंत्रित रहेंगे और वहाँ पे उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में जो भी हमें ऑफर मिले हैं, हमें अन्ना हजारे जी के यहाँ से ऑफर मिला है। उन्होंने बोला है कि हमारी जगह का आप इस्तेमाल सदुपयोग करिए। हमारे सत्य प्रकाश भारत जी ने वर्धा में कार्यक्रम किया था, तो वहाँ पे भी और इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार में एक जगह है, वहाँ पे भी हो सकता है। कानपुर में एक जगह है हमारे पास, वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो जैसे जैसे जरूरत आएगी उस हिसाब से इन जगहों को इस्तेमाल करके और यहाँ पे ये सब कार्यक्रम किए जाएंगे। और हर महीने होगा 2 दिन का कार्यक्रम। 2 दिन मतलब 24 दूनी 48 घंटे पूरी तरह से साथ रहना होगा, क्योंकि 16-16, 18-18 घंटे के सत्र होंगे और ट्रेनिंग होगी। क्योंकि वो चर्चाएं नहीं होंगी, चर्चाओं के लिए तो ये प्लेटफॉर्म है ही, यहाँ चर्चा होती रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग होगी और काम जमीन पे हो तो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ट्रेनर का एक ग्रुप भी तैयार हो चुका है, उसको और बढ़ाया जाएगा और मजबूती दी जाएगी, ताकि जो भी जमीन पे काम कर रहे हैं उनको ज्ञान के स्तर पर और नेटवर्क के स्तर पे और नेटवर्किंग के स्तर पर कोई समस्या ना आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं।
अब इस पे भी आप लोग अगर कोई विचार रखना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रयोग में कुछ चीजें अच्छी होंगी और कुछ चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना अच्छा से अच्छा संवाद होगा, उतना ही अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस पर आप लोग बात कर रख सकते हैं अगले 15 मिनट, फिर इसके बाद हम करनाल कार्यक्रम पे चर्चा में आएंगे। और जो हमारे गौ महाकुंभ में कोई साथी अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है, कोई बात रखना चाहता है तो रख सकता है। ये ओपन पर चर्चा है, तो मैं सबका नाम लूंगा और साथी अपने को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। 2 से 4 मिनट में आराम से बात रखें। आदरणीय अलका जी। दीपक अग्रवाल जी। अलका जी। जी दीपक अग्रवाल जी। जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी। जो अभी नमस्कार। मंसूरी जी का कार्यक्रम है। पहले पहले अलका जी को बोलने दीजिए। अलका जी आप बात रखिए, इसके बाद दीपक जी आप तुरंत। जी। हाँ। मुझे खास कुछ बोलना नहीं है, मुझे तो जी। सुनना है और बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक हो रहा है और आप जैसे लोग सब जुड़ गए, यही एक कमाल की चीज हो गई है कि इतने सब अच्छे लोग अपने देश में हैं। ये अभी तक किसी को पता भी नहीं होगा। जैसे कि कल हमने सुना कि इतने सारे गुरुकुल चलाने वाले हैं, इतने सारे गौशाला चलाने वाले हैं। तो अभी हमें, मुझे लगता है सभी का एक सर्वे करना बहुत जरूर है। और स्टेट वाइज अगर वो किया जाएगा तो हमें सभी लोगों की, और ये तो है ही, ईमेल तो है ही, ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो हर एक देश का बहुत नक्शा हमें मिलेगा कि जो काम लोगों ने किया है उसकी रिपीटिशन नहीं हो जाए। बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और हम तो तेजी से चलना चाहिए हम। ठीक है ना? जी। जी ओके। सभी बिल्कुल सच बहुत बात अच्छा है, इसका करे। ध्यान ओम रखा जाएगा, शांति। रिपीटिशन ना हो। रिपीटिशन नहीं हो, बस। दीपक जी। दीपक जी। दीपक जी, इसके बाद मदन मोहन जी। दीपक जी। दीपक अग्रवाल जी। दीपक जी। दीपक जी। मदन मोहन जी। मदन मोहन जी। जी। हाँ जी। मेरा जी। जी। एक, मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा था। हम्म। मेरी ये एक इच्छा थी हम्म। कि एक चुनाव आयोग से मीटिंग रखने का प्रस्ताव था, जिसमें दिल्ली चुनाव आयुक्त से या दिल्ली चुनाव आयोग के कार्यालय में किसी से भी, और बिहार में भी यदि संभव हो सके तो मीटिंग मिलकर चुनाव सुधार पर हम कुछ चर्चा करें, अपना विषय रखने का प्रयास करें। जी, इसके लिए बलदेव जी, योगेंद्र जी और अन्य साथियों से आप बात करिए, नंबर आपके पास होगा, वो इस पे नंबर आपकी है। मदद करेंगे। हाँ। नंबर है। बलदेव। हाँ हाँ। बलदेव जी, योगेंद्र जी और बाकी अन्य साथी, गोपाल जी, रणवीर गोपाल जी से भी प्रसाद जी। मेरा अनुग्रह था। रणवीर हाँ। जी, या रणवीर जी। रणवीर रणवीर जी जी को अभी ख्याल नहीं 26 है। तारीख तक बिजी हैं। 26 के बाद फिर इस पे चर्चा होगी। आज भी विषय एक केंद्रित है, ग्राम स्वराज। तो ग्राम स्वराज पे अभी वो 25-26 तारीख तक है। तो रणवीर जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं। बाकी अन्य साथी जो दिल्ली के हैं, हमारे गोपाल जी, अन्य साथी हैं, उनसे आप चर्चा करिए। वो सारी उन्होंने इन सब चीजों सुझाव पे दिया काम था कर कि रहे हैं। गोपाल जी को आरटीआई के द्वारा चुनाव सुधार के लिए। अलग से बात करिए, विषय आज के ये नहीं है। अलग ठीक से ठीक बात करिए, ठीक। ठीक। बिल्कुल। आ, दीपक जी, दो विषय, गौ महाकुंभ और ये जो हमारी 16 से 18 की जो कार्यक्रम है उसका।
अभिषेक जी, मैं गो महाकुंभ में तो जा नहीं पाया, लेकिन उसको देख के आकलन लगाया मैंने, यूट्यूब के माध्यम से देखा है कार्यक्रम को। और तो ये पूरा संगमय कार्यक्रम हो गया था। दूसरा, यहाँ मंसूरी जाने का था, लेकिन निजी व्यस्तता के कारण मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे अफसोस है, क्योंकि मुझे 23 तारीख से वहाँ करनाल में उपस्थित होना है, और मैं अपने चाचा जी का कैंसर का इलाज करा रहा हूँ। ये व्यस्तता मजबूरी रही। नहीं नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप घर को ध्यान दीजिए, घर को ध्यान दीजिए, ठीक। ये मीटिंगें होती रहेंगी, घर सबसे पहले। अगर मेरे सामने भी ऐसी दिक्कत आती है तो पहले मैं भी घर को चुनता हूँ, फिर बाद में मीटिंग करता हूँ। तो घर पहले। जी। आ, देवदत्त गंगवार जी, धनंजय राय जी, गोपाल प्रसाद जी। जी, मैं देवदत्त गंगवार। मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल सुनना है। आज बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं आपकी, और सभी को बस मेरा प्रणाम, बस सुनना है केवल। जी। गोपाल प्रसाद जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आ, अपने टीम के 3-4 व्यक्तियों ने मेरी जानकारी में जो है, अभिषेक जी, बलदेवराज सूद जी, डॉक्टर राजा राम यादव जी और डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, जो भी ये 4 प्रमुख नाम हैं मेरी जानकारी में, वो गौ महाकुंभ जयपुर में अपनी सहभागिता की। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं कतिपय कारणों से चाहते हुए भी उस कार्यक्रम में नहीं जा पाया, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टीम के 4 प्रमुख सदस्यों ने सहभागिता की और उन्होंने जो बातें बताई, उससे हमें अनुभव तो प्राप्त हो ही गया है। आगे उस पर कार्य करने की जरूरत है। अभिषेक जी ने काफी मशाला बटोरा, लोगों से संपर्क साधा और अपनी प्रस्तुतिकरण किया। तो उससे एक मैसेज का जो एक इम्पैक्ट होता है, वो तो हुआ ही है। और यही भावना होनी चाहिए कि टीम का कोई भी सदस्य काम कर रहा है तो जीत तो टीम की ही होती है, क्रेडिट तो टीम को ही मिलता है। तो एक बात तो यह है, नेतृत्वशाला ग्रुप का कोई भी प्रतिनिधि जो अपना प्रस्तुतिकरण किया उस सभा में। अब रह गई बात गवर्नमेंट के हाईजैक करने वाली चीज का, तो सभी जगह सरकारों का यही काम है कि करना धरना कुछ है नहीं और बन गए चौधरी। तो ये तो चलता रहता है। वो कहावत भी है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात दूसरी कि हम जो है अपना गौ महाकुंभ के अलावे जो ये मंसूरी में जो आपने कार्यक्रम का वो किया है, तो अब ये 3,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। उसमें जो सक्षम जो लोग हैं वो जाएं और उसके दिशा में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे उसको जमीन पर उतारें। मुख्य मुख्य तो बात जमीन पर उतारने की ही है, और कथनी और करनी में अंतर ना हो। चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो एक्सपोज ना होगा तो लोगों का असली चरित्र सामने आएगा नहीं, और वो होना सब बड़ा सार्वजनिक है, आवश्यक है ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। केवल प्रशासन में ही नहीं, समाज में भी ये होना आवश्यक है। और इसके लिए आरटीआई एक प्रमुख टूल है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और मैं उस दिशा में एक सूत्री कार्यक्रम के तहत, चाहे वो चुनाव सुधार हो, चाहे पुलिस सुधार हो, चाहे न्यायपालिका का सुधार हो, इन तीनों प्रमुख विषयों पर मैं प्रमुखता से काम कर रहा हूं, अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा बना करके। और वो सब दिखेगा भी आपको। मैं तैयारी कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और जिला स्तर पर भी कोई लोग जो इंटरेस्टेड हो आरटीआई की वर्कशॉप लगाने के लिए, आरटीआई का कार्यशाला लगाने के लिए, प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए, उस पर सार्वजनिक सभा करने के लिए, तो 15 दिन के ऐसे चल रहा है लोगों पहले से तो बुजुर्ग नहीं लग रहा मैं संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग, हमको एक बार सहकार की भावना से मैं इसमें कार्य कर रहा हूं, और आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। और अभी तत्कालीन जो अभी सूचना के अनुसार करनाल में 24 और 25 तारीख को जो आयोजित जो कार्यक्रम है, जो रणवीर शर्मा जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एवं
प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी के मुख्य मार्गदर्शन में हो रहा है, तो उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसके लिए जो है प्रचार और प्रसार करने के साथ साथ अधिकतम लोगों को कैसे जोड़ें, वहां तक ले जाएं, इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मेरे विचार से रणवीर शर्मा जी को भी इस पर अपना पैम्फलेट वगैरह जो है और आगे की तैयारी प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से देर हो गया, मेरे ख्याल से वो भी शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। उमेंद्र जी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए गोपाल जी की बात के ऊपर। अच्छा, हाँ हाँ जी। सत्य प्रकाश जी। हाँ, सत्य एक्चुअल में प्रकाश जी, ये थोड़ा आपका ध्यान स्वागत है। रखे कि नहीं, सबको नमस्कार। मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखे कि वहां पर करनाल में ना भीड़ नहीं हो बिल्कुल भी। जिसको समझना है उसका स्वागत है, या कोई अपनी बात को जिसने अध्ययन किया हो ग्राम सभा और ग्राम स्वराज्य के ऊपर, उसका स्वागत है। बाकी तो अभी मैं सीकर से लौट रहा हूँ, अभी गाड़ी में ही हूँ, है ना। इतने लोग आने को तैयार थे वहां, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं भाई, सिर्फ 2 लोग आएंगे यहाँ से सिर्फ, मगर वहां भीड़ नहीं करनी बिल्कुल भी ना, उतनी व्यवस्था है ना। सिर्फ 60 लोगों की व्यवस्था की है वहां। तो इसलिए जो अपने और मेंबर है, इनका सबका स्वागत है। और जिनको फिर ग्राम सभा के लिए और ग्राम स्वराज्य के लिए काम करना है, जिनके पास समय है और जो समय शक्ति लगा सकते हैं, उनका स्वागत है। तो समझाने वाला या समझने वाला, बस मुझे इतना कहना है। इस पर थोड़ा ध्यान दे सब मित्र। जी जी, बहुत क्योंकि बहुत फिर अच्छी बात रखी है आपने। वर्षा की तरह भीड़ हो जाए और फिर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाए शर्मा जी का, और फिर शर्मा जी परेशान हो, तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। ये 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 जो वर्धा ये से हमें अपने सीख मिली है वो यही मिली हाँ है। देखिए, सभी हाँ साथियों को मैं बता दूं, ये सभी कार्यक्रम सेल्फ फंडेड ही होंगे। यहाँ पे भी हाँ 3 दिन के हाँ 2-3 दिन का जो कार्यक्रम है, इसका जो खर्चा है लगभग 2,500 के करीब प्रति व्यक्ति पहुंचेगा। नहीं, और 1 से 1,500, 1 से 1,500। नहीं नहीं, ज्यादा होगा। वो उस दिन हमने कैलकुलेट किया था, 2,500 के करीब पहुंचेगा नहीं, 3 दिन पाँच का सौ रुपये खर्चा। रोज कमरा है जिसमें 2 आदमी रहेंगे, है ना। और आ, वो नहीं कैलकुलेट किया मतलब, गया है। और हाँ खाने का हाँ 200 रुपये रोज बता रहे थे रणवीर शर्मा जी। हाँ, ये इसमें कुछ मित्र नहीं दे पाएंगे, तो दूसरे मित्र को सहयोग करके उसको पूरा करना चाहिए। मेरे ये में सहमति है मेरी। खर्चा आदमी मिनिमम ही करता है, पर कुछ मित्र आते हैं किराया खर्च के, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो सब मित्र नहीं दे पाते, वो अपना किराया खर्च करके आ रहे इतनी दूर, समय निकाल के आ रहे, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए दूसरे मित्रों को सहयोग करना चाहिए। इस बात में मेरी पूरी सहमति है। पर होना चाहिए सेल्फ डिपेंड ही, ना कि जो मेहनत कर रहा है, जो कोई कर रहा है उसके ऊपर बोझ पड़ जाए। ठीक है अभिषेक भाई, मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे सुधारो। मेरी बात पूरी होगी। सत्य प्रकाश जी, इसमें जो खर्चा है वो 3 दिन का करीबन पर दिन का वही 700 से 800 रुपया पड़ रहा है, जो कि एक दिन हम लोगों ने बैठ के निकाला था। तो है क्या कि ये कार्यक्रम तो लगातार चलते रहेंगे, और जी ये लड़ाई क्योंकि लंबी है, तो जी ये वर्धा जैसी स्थिति ना बने, सारी चीजें हो जाएं तो पहले से ही मेंटली सबको नंबर दे दिए जाते हैं कि हाँ ये इतना खर्चा आ रहा है, ताकि सभी लोग अपने हिसाब से करें। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, दोनों जगह हम लोग इसको लाइव भी करेंगे, मतलब ताकि बहुत सारे साथी जो समय या और किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको वो भी मतलब किसी न किसी तरह से अपने को भागीदार और जुड़े हुए महसूस करें। तो वो व्यवस्था रहेगी उसकी, पूरी वो है। लेकिन जो वहाँ पे फिजिकल रह के, उपस्थित रह के जो है, उसके लिए तो खर्चे होंगे ही, और संसाधन कहीं ना कहीं से जुटाने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए ये एक प्रक्रिया बनाई गई। और फिर जैसे जैसे ये चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, तो फिर हमारे पास सेल्फ फंडिंग के भी वो आते जाएंगे। हमारा प्रयास यही है कि हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रुप बन रहे हैं, तो उनको इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा, और वो लोग धीरे धीरे हमारे कार्यक्रमों को फंड करना चालू करेंगे। जो भी हमारी सहकार आधारित संस्थाएं बनेंगी और जो बन रही, उनसे जो उनको आय होगी और जो हम लोगों
मदद पहुंचाएंगे, तो वो फिर धीरे धीरे फंडिंग भी चालू होगी। लेकिन अभी फिलहाल 6 महीने तक तो इस तरह की व्यवस्था पे ही काम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे चीजें और व्यवस्थित होंगी। तो मैं इसमें, अभी कुछ साथी रह गए हैं जो हमारे गौ महाकुंभ में प्रेमानंद जी गए थे, अभी वो बाड़मेर गए हुए हैं और वो अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि प्रेमानंद जी ने पूरा समय वहां दिया है। प्रेमानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है गौकुंभ का, कि एक बहुत नई दिशाएं लोगों को मिली हैं। देश दुनिया से तमाम लोग आए थे। हमारे एक स्वामी जी भी जोधपुर और बाड़मेर के बीच से पहुंचे थे, जिनकी गौशाला है। अभी मैं उनकी गौशाला में गौकुंभ से आकर के उनकी गौशाला में बैठा हूं। आज मैंने पूरे दिन भर उनकी गौशाला का निरीक्षण किया और देखा कि यहाँ क्या हो सकता है। हमारी जो कथा से क्रांति वाली जो स्कीम चल रही थी, हमारे अभिषेक जी ने कहा था कि एक बढ़िया बस बनवाई जाए भाई कमलानंद जी के लिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमको यहाँ मिल गई हैं। 8 गाड़ियां हैं, पूरा काफिला चलेगा उसमें, और 2 कथाओं के लिए टेंट की पूरी व्यवस्था है। आपका परिचय करा दें, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमने इसीलिए वीडियो ऑन किया है। स्वामी जी भी गौकुंभ के बारे में थोड़ा सा अपना कुछ विचार रखेंगे। बोलिए आप। ओम। स्वामी जी जय गौ प्रणाम। माता, जय हो, स्वामी जी मंगल हो प्रणाम। आपका। कल जय आपसे हो, बात मंगल करके हो, बहुत मंगल हो अच्छा प्रभु। लगा। जी जी। जी, ऐसा है कि आपके संगठन की जो ये जो प्रयास है, ये मुझे जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे हृदय की बात हो गई। मैं ये हम भी यही चाहते हैं कि देश में नीतियां निर्धारित हो, देश में गाय के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति, और क्या हम सुझाव दे सकते हैं, क्या हम सहयोग कर सकते हैं, ये सारा हम मिलकर के एक टीम बनाएं। सब मुख्यमंत्रियों से मिलें, राष्ट्रपति से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें, और एक ऐसा बिजुल बजाएं। जब प्रचार दारू का हमारे देश में नहीं था, और आज घर घर गली गली में दारू हो गया, गली गली में चाय हो गई और अफीम हो गया, तो क्यों नहीं बुरे लोगों का तो बहुत संगठन बन सकता है, तो अच्छों का क्यों नहीं बनता है? इसलिए अच्छों का संगठन बनेगा। देश को पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति विश्व का जगत गुरु था, वो वापस बनेगा, और हम मिलके काम करेंगे। बाकी जो अभी मैं कुंभ में आया था, तो मुझे कुंभ का जो ये लोगों का जो चिंतन है, ये बहुत अच्छा लगा। कुंभ में कितना क्या फायदा होगा, किसने क्या कहा ये नहीं, जो ये मंथन हुआ है, जो ये दरियाव जो हिलोड़ा खा रहा है ना, इसमें से रतन निकल सकता है। इसमें अच्छे लोग मिले हैं, मेरे को भी आप लोगों की टीम से मिलके बहुत खुशी हुई, और हम तन मन धन से आपके साथ हैं। अगर कहीं भगवान न करें कोई ऐसी किसी प्रकार की घटना नहीं होगी, हम आज के समय में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर कुछ भी हो जाए तो हम आगे रहेंगे। बस अपना जीवन राष्ट्र और गाय के लिए समर्पित है। हम इस काम में काम करेंगे, काम, और पूरी टीम को ईमानदारी से, सच्चाई से, धर्म को आगे रख के अपने को काम करना है। देश को आजाद रखना है, देश को महान बनाना है, इसमें कोई संशय नहीं। बनेगा गाय, एक दिन राष्ट्र माता बनेगी, और गाय का महत्व समझ में आ जाएगा, तो गो के साथ धोखा करने हैं ना, वो भी गाय की शरण में आ जाएंगे, क्योंकि गाय सबको देने वाली है। वेद और गाय और गुरुकुल हम चालू करेंगे, और वहां बच्चों को पढ़ा करके आगे देश का भविष्य वो बच्चे तय करेंगे। इन्हीं भावना के साथ हम आप लोगों से जुड़े हैं, और भगवान करे ये योजना हम सबकी सफल हो, और हमारे देश का अच्छा उन्नति हो, भला हो। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। आपसे जो कल बात हुई थी और आपने जो मिलावट के बारे में बात की थी, उसके विषय में भी चर्चा हुई है हमारे कई साथियों से, और पूर्व में भी हमने मिलावट को लेके कुछ काम करने का प्रयास किया था, उसी को आगे भी बढ़ाने का सोचा गया है कल से आपसे बात के बाद। और साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पर जी हाँ, जी जी अगर ये मिलावट के बारे में आपने आवाज उठा ली, और मिलावटखोरी बंद हो गई,
तो गाय की इतनी कीमत बढ़ जाएगी, गाय का इतना महत्व बढ़ जाएगा कि इंसान गाय बगैर रहेगा भी नहीं। ये जी सभी मिलावटी और बाहर से विदेशों से क्या क्या आता है, वो अगर उसको चेक करवाया जाए, वहां धरना दिया जाए, उनको कहो ये क्या आया, हम देखना चाहते हैं, लेबोरेटरी में देखेंगे। और हमारे देश में चर्बी हम किसी भी सूरत में नहीं बिखरने देंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन जी हम इस देश में ये गंदगी नहीं फैलने देंगे, और इसको जी सबको जी बंद करेंगे तो गाय अपने आप कीमती हो जाएगी। हम्म। उसे बोलते हैं मांसाहारी दूध, जो कि हाँ। विदेशी गायों को मांस खिला के दुग्ध उत्पादन लिया जाता है और उनका जो घी बनाया जाता है। तो इस विषय पे हम लोगों की चर्चा हुई है, पिछले महीने ही हुई थी, और काफी साथी हैं जो उस पे काम करने के लिए वो हैं। अभी भी हमारे साथ 25 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट भी हैं, आईजी साहब भी हैं, आईजी रणवीर शर्मा जी। अभी हमारा 24 से 25 करनाल में एक ग्राम स्वराज का ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी गाय एक महत्वपूर्ण विषय है। चौथा विषय गाय ही है, पशुधन ही है। और साथ ही साथ 16 से 18 हमारा मसूरी में भी 2 दिन का प्रशिक्षण सत्र है, जो हमारा नेतृत्वशाला ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम पर है, जिसकी कल चर्चा हुई थी वहां पर सेमिनार हॉल में, सभा में। तो इस तरीके से ये काम जो है, ये काम हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में 7,200 ब्लॉक हैं, वहां पर अच्छे लोगों को चिन्हित करके, और जो लोग मोटिवेटेड हैं, युवा हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पे काम करना चाहते हैं, उन सभी से जुड़कर मजबूती देने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश भारत जी भी अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और बलदेव राजपूत जी भी हैं। इन सभी का बड़ा लंबा अनुभव है। आचार्य विजय कार्यकर भी हैं। आचार्य विजय कार्यकर कुंभ में थे, गौ कुंभ में, और उन्होंने 10 दिन वहां सेवाएं दी हैं। अभी भी वो राजस्थान में ही हैं। तो ऐसे बहुत वरिष्ठ साथी अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। भाई कमलानंद जी अभी ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा करने की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। तो बड़ा सौभाग्य, बड़ा जी जी सौभाग्य हम सबका। जी जी ऐसा है प्रभु कि पहले जो हमारे देश में एक बटर ऑयल आया था, बटर ऑयल, हमारे बचपन की बात है, जी वो बटर ऑयल केवल और केवल अमेरिका से गायों की चर्बी आई थी, और जी उनको भरोसा नहीं था कि कोई हाथ मार देंगे। लेकिन हम लोगों ने, हमारे देशवासियों ने 5 किलो 5 रुपया दे करके लिए, और लोगों ने खाया। इन लोगों को पता लगा कि मुंह सबके लग गई है, तो फिर उन्होंने पैसों से बेचनी शुरू कर दी। आज वो देश में हजारों बेड़े यहाँ आते हैं, और वो डेयरियों के नाम से वो उसको रिफाइन करके बेचते हैं। इससे हमारी भारतीय संस्कृति बर्बाद हो रही है। इसको बचाने के लिए तत्पर हमें आज का आज से, अभी से ये योजनाबद्ध कार्य करना है। हमारे देश में चर्बी नहीं आनी चाहिए, हमारे गाय से, हमारे देश से गाय बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जी 2 चीजें तो हम पकड़ लेंगे ना। और फिर जो ये मिलावटखोरी है, मिर्ची में मिलावट, धनिया में मिलावट, हल्दी में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, ये सारी जो मिलावटें हैं, ये बंद हो जाएगी तो हमारा जो देश का आधार गाय थी, और ये चीजें जब नहीं होगी तो गाय वापस आधार बन जाएगी। जी मैं अब आदरणीय आईजी रणवीर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि 9 बज चुके हैं, कार्यक्रम का संचालन वो अपने हाथ में लें, और ये जो तीनों विषय हैं इस पर अन्य साथियों को आमंत्रित करें। ठीक। रणवीर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। मेरी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है। मैं कोई ऐसा साथी है, मैं ओमेंद्र भाई का साथ लेना चाहूंगा कि जी वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओमेंद्र जी, आप बाकी साथियों को एक बार इनवाइट कर लें इन तीनों विषयों के ऊपर, जैसा अभिषेक भाई ने कहा है, और उसमें मैं आपका साथ में सहयोग कर दूंगा। ओमेंद्र भाई को अगर मेरी आवाज आ रही है। जी भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ओमेंद्र भाई जी, आपके पास सभी भाइयों के वो अपने आ रहे नाम, हैं। फोटो आ रहे हैं। जी जी। भाई बोल चुके हैं वो तो ठीक है, जो बाकी नहीं बोल, जिन्होंने हाथ खड़ा किया पहले उनको बुलवा लो, और इसके बाद एक एक करके सभी से विचार ले लेते हैं तीनों के बारे में, कुंभ है या। मुझे लग रहा है बलदेव राजसूत जी ने अपना हाथ डाउन नहीं किया है, शायद पहले वाला हैंड रेज है। बलदेव जी, आप बलदेव जी, हाँ, आपका आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। जी अ, प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ अभिषेक जी से कि ये जो मंसूरी का जो कार्यक्रम है उसकी तिथियां कौन कौन है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समय तो दे सकते हैं परंतु वो खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान जो है वो विचार करना पड़ेगा। तो मैं, ये मेरे दो प्रश्न हैं। अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट है वो सूद साहब का जवाब दे दें। ओमेंद्र भाई जरा अभिषेक भाई को बोलिएगा एक बार। अभिषेक जी, अब सुन रहे हैं आपकी आवाज? आवाज तो जा रही है, वो शायद दूर चले गए हैं। चलिए आएंगे तब दोबारा। 16, 17, 18 को है वहां पर, और उसमें 3,000 रुपया फीस है। 16 सितंबर या अक्टूबर? हाँ, 16, 17, 18। नहीं, अक्टूबर सितंबर। सितंबर, सितंबर सर, सितंबर। सितंबर। तो ये तो इनसे भी पहले हो गया, फिर करनाल से भी। हाँ जी, सूद साहब, हेलो सूद साहब, उन्होंने अभिषेक भाई ने सबको मैसेज डाला हुआ था, आप एक बार अच्छा। हाँ उनका एक बार खोल के देख लें। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि जो भी पार्टिसिपेंट वहां आएगा तो उसको अपना खर्चा तो करना ही पड़ेगा, रहने का खाने का वो खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये देना पड़ेगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अगला ओमेंद्र भाई, अगला बोल ले, अगला जो भाई बोलना चाहता हूँ बुलवा। महेंद्र द्विवेदी जी का हैंड रेज है। महेंद्र। जी सभी साथियों को महेंद्र नमस्कार। जी नमस्कार सभी को। जी नमस्कार, कहिए। हाँ, जहाँ बात अभी आई, गाय की बात चल रही थी, तो जहाँ गाय की बात आई है तो हमें गाय को हम तभी न्याय दिला पाएंगे जब हम स्पष्ट रूप से खुलकर उनके सामने आएंगे। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जब हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, इसके साथ साथ जो गाय की बात करने वाले देश भर में सामाजिक धार्मिक संगठन चल रहे हैं और कुछ ऐसे संगठन भी चल रहे हैं जो सत्ताओं पर उनका नियंत्रण है, तो उनसे हमें स्पष्ट बात करनी पड़ेगी कि आपने धर्म और गाय को आगे रखकर सरकारें बनवाई, अब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप लोग सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? तो जब तक हम प्रश्न उनसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमने वोट दिया है, हमने उनके कहने पे दिया है कि सत्ताएं आएंगी जब, तब गाय और धर्म को न्याय मिलेगा। और अब गाय दर दर भटक रही है, गाय का जो परिवहन है विदेशों में वह बढ़ गया है, मांस निर्यात बढ़ गया है, गायों का निर्यात बढ़ गया है ना। तो हमने जिनके कहने पर वोट दिया है, हमने अथवा बड़े समाज हिंदू समाज ने, तो हमें सबसे पहले जिनने गारंटी ली थी, तो हमें सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आप क्यों मौन हैं, है ना। इसकी हमें, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र, तो बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी भाई जी। महेंद्र जी, आपका जो प्रपोजल है अपन 23 तारीख को रखेंगे आपकी बात को। अभी जिन लोगों ने गाय के नाम से जो वोट लिया है, तो वो गाय की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा कोशिश करेंगे 23 तारीख को जब सभी संयोजक बैठेंगे तो उसमें आपका पॉइंट रखने की पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, अगला बूट, एक मिनट सर, जिनने वोट लिया है उनसे प्रश्न करना है, वो जिनके कहने पे हमने वोट डाला है जी, उन धार्मिक संगठनों से भी हमें प्रश्न करना है कि आप क्यों मौन है, आप क्यों कुछ नहीं कह रहे। ओमेंद्र भाई भी हमारे साथ हैं। ओमेंद्र जी, ये दोनों पॉइंट हम नोट करेंगे दोनों भाई, और प्रयास करेंगे महेंद्र जी का पॉइंट को 23 तारीख की बात में रखें। अभी ऊपर हमारा पूरा संगठन सहमत है, और जिन धार्मिक संगठनों ने और जिस भी पार्टी ने ये वोट लिया है और वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। अगला जो हमारे भाई हैं उनको बुलवाइए प्लीज। धनंजय जी लाइन पर है।
जी धनंजय जी। नमस्ते, प्रणाम सभी को। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रही है। मैं इस ग्रुप में पहली बार जुड़ा हूँ और ये सीएफडी वाले ग्रुप से लिंक मिला मुझे। लेकिन मैं पूर्ण रूप से इस ग्रुप से अपरिचित नहीं हूँ, क्योंकि सत्यप्रकाश भारत जी से मैं पहले से परिचित हूँ और उनके साथ में दिल्ली में और बाकी जगह पे हम लोगों ने कुछ काम, विचार मंथन का काम किया हुआ है। तो अभी जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, इससे बहुत उत्साहित हूँ। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया में मनियर, पंदा और नवानगर 3 ब्लॉकों में 8 गांव के 250 युवाओं के साथ में काम कर रहा हूँ, नेतृत्व विकास का। तो ये सुन के एक तो मुझे विषय मिल रहा है, क्योंकि युवाओं के साथ काम करने में स्वावलंबन एक बड़ा विषय है और ऐसे में हम जिस प्रकार की यहाँ चर्चा सुन रहे हैं, उससे मैं आशान्वित हो रहा हूँ कि स्वावलंबन की दिशा में कुछ नई बातें हो रही हैं और मैं भी अगर इस प्रशिक्षण में आऊँगा तो मुझे दिशा मिलेगी। तो एक तो नेतृत्वशाला के कार्यक्रमों को थोड़ा और जानना मैं चाहूँगा और अपने युवाओं को भी उससे जोड़ने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, जोड़ना ही है, क्योंकि पूरे बातचीत में मैं बहुत उत्साहित हूँ यहाँ। और दूसरा ये कि बलिया में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा एक परिसर है ग्राम कुंज नाम का। तो जैसे अभिषेक जी ने कहा कि हम लोग देश स्तर पे इस प्रशिक्षण को और अलग-अलग नेतृत्वशाला को चलाना चाहते हैं। तो कानपुर में उन्होंने बताया और अन्य जगहों पे बताया। तो मैं यहाँ पे ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के केंद्र पर भी अगर आप कभी कार्यक्रम करना चाहें और युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो बलिया आपका स्वागत करता है और हमारा केंद्र आपका केंद्र है, हम सभी का केंद्र है। हम जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धनंजय जी, आपने हमारा सहयोग के लिए आश्वस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बलिया की बात भी ध्यान से नोट कर रहे हैं, जो आप भी अपने संगठन चला रहे हैं और नेतृत्वशाला के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम 24 तारीख को ग्राम स्वराज के ऊपर और वार्ड स्वराज, नगर स्वराज के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं 24 तारीख को। तो आप उसमें जरूर आइएगा और जिससे कि आप जो गांव में या उन 3 ब्लॉकों में काम कर रहे हैं, उसमें आप इसको लागू करवा सकें और जो गांव की समस्याएं हैं उनका समाधान उनको दे सकें। एक नंबर 2, अभी नेतृत्व जो शाला है उसका एक प्रोग्राम और बीच में चल रहा है 16 से 18 देहरादून के अंदर। वो भी आपको अभी ओमेंद्र भाई आपके पास डाल देंगे उस प्रोग्राम को। अगर आप उसमें भी जाना चाहें लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे ये 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम हमारा देहरादून में है और दूसरा कार्यक्रम 24 और 25 का करनाल में है, ग्राम स्वराज की प्रशिक्षण के बारे में। और इसके बाद जो आपने प्रोग्राम रखा है बलिया का, उस बलिया वाले कार्यक्रम को भी हमने नोट कर लिया है और जब आप आएंगे तो आपसे इस बारे में विचार विमर्श हो जाएगा और इस जो भी प्रोग्राम जैसा भी आपको ठीक लगेगा उसके मुताबिक वहां जरूर रखेंगे। एक सेंटर बनाएंगे, आपके सेंटर में आके आपकी मदद लेंगे और मदद भी कराएंगे। और आप अपनी इस ग्रुप से जुड़िएगा और अपनी समझ को बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धनंजय धन्यवाद। जी, वो देने के लिए मुझे प्लीज आपका नंबर चाहिएगा, नंबर दे देंगे? अब मैंने चैट बॉक्स में सर मोबाइल लिख नंबर और दिया। ईमेल आईडी आ गया है, अच्छा, इनका नंबर आ गया है ओमेंद्र राइट भाई, राइट लेके जी, आप इनको वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। गंगवार जी, देवदत्त थैंक गंगवार यू जी। जी उपस्थित हूँ जी, प्रणाम जी। फोटोग्राफर फोटोग्राफर कैंडल लेने गया कैसे मन से लगी है। बहुत देर से। अब बच्चे को ये रहता है ना, तो अगले साल चली जाएगी। आवाज साफ नहीं आ रही। उपस्थित हूँ जी। अच्छा चलिए, डॉक्टर गंगवार जी आपको जब नेटवर्क में आ जाए तब ले लेंगे। हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही, उनको नेक्स्ट को ले लो। डॉक्टर अनादि साहू जी। जी नमस्कार आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है, दिन ब दिन हमारा ग्रुप इसी दिशा में, हमारे ड्रीम के दिशा में चले जा रहे हैं और शुभकामना आप सबको देता हूँ।
और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, काफी सारे लोगों के पास हमें पहुंचना है। काफी अलग अलग, स्पेशली साउथ इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ब्लॉक में अपने हिसाब से लोग लगे हुए हैं। उनके पास कैसे पहुंचेंगे मैं अभिषेक जी से आग्रह करूंगा, कभी उसके लिए बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। वेलकम वेलकम। मुकेश स्वर्णकार जी। एक सार्वजनिक पॉइंट रखते भी अलग अलग ब्लॉकों में हम कैसे पहुंचेंगे, वो कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है साहू जी। तो पहला ब्लॉक या जिला लगा लीजिए, हरियाणा से हमने प्रारंभ कर दिया है 24 तारीख को प्रोग्राम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग बुलाएंगे, जैसे अभी धनंजय भाई ने बलिया की बात रखी है, तो हाँ हमारा जो ग्रुप है एक वो 23 तारीख को मिलेगा, तो उसमें हम आपका बलिया का पॉइंट भी रखेंगे। और साहू जी जो आपने बात रखी है उमेंद्र भाई, वो भी हम नोट कर लेते हैं, वो पॉइंट भी हम रख देंगे कि भी वो भी अलग अलग ब्लॉकों में इस प्रोग्राम को, नेतृत्वशाला के प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं। तो जो विषय रखेंगे वो विषय हम उनसे ले लेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएंगे देश भर के ब्लॉकों में और जिलों के अंदर। धन्यवाद जी धन्यवाद। नेक्स्ट ले लें उमेंद्र जी। जी, ये हरिशंकर पटेल जी हैं। जी सर, हम जनपद इटावा से हैं सर। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचारों से, क्योंकि हमें पहली बार ये जानकारी मिली। और हम ये चाहते हैं कि कभी समय मिले तो हम इटावा में भी करना चाहेंगे। इटावा में हम गौशाला और गुरुकुल के विषय में प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों के अनुभव मिलेंगे आगे तो हम जरूर चालू करेंगे। गौशाला का बहुत जल्दी चालू करना चाह रहे हैं, छोटे स्तर से, फिर उसको बड़े स्तर से ले जाएंगे। लेकिन गौशाला में जो उद्देश्य है कि गांव को हम बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिल्कुल अच्छा भोजन, ऑर्गेनिक तरीके से उनका दूध निकाला जाए और भोजन भी इस तरह का हो, कहीं वो ना हो, जैविक खेती के माध्यम से करना चाह रहा है। इसमें आप लोगों का अनुभव भी चाहिए। बहुत बढ़िया हरिशंकर पटेल जी। तो आपको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम ये स्टार्ट हो चुके हैं। वर्धा में कार्यक्रम हुआ था, अब दूसरा कार्यक्रम करनाल में, हरियाणा करनाल के अंदर 24 तारीख को है। और जो गौशाला आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम ग्राम स्वराज्य का हमारा मेन मुद्दा है। ग्राम स्वराज्य के अंदर मेन मुद्दा है, गांव के अंदर कैसे स्वावलंब किया जाए, कैसे गौशालाओं को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो काम करना चाहते हैं, जैसे आप इटावा में करना चाहते हैं, तो यहाँ भी ये प्रोग्राम जरूर हो जाएगा। आप भी मतलब जो ये चाह है तो उसको भी हम नोट कर रहे हैं। और अपना जो हमारा ग्रुप होगा उस ग्रुप में आप को रखेंगे। आप प्रोग्रामों में जुड़ते रहिए, रोजाना किसी न किसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही है। जैसे आज महाकुंभ के बारे में बात हुई है। हाँ, वो चलती रहेगी, प्रकार से आगे बात होती रहेगी। में भी आप चाहेंगे जब हमें बताएंगे तो अपना पूरा ग्रुप आपके आगे मदद करेगा। धन्यवाद। हम अपनी टीम से चर्चा करके आपसे बताएंगे आपको। और नंबर हम जो है चाहे तो नोट कर ले, या हम डाले दे रहे चैट पे डाल, चैट बॉक्स में डाल दें। हाँ, जिससे हमें उमेंद्र जी वो इमीडिएटली ले लेंगे उसको। हाँ, चैट बॉक्स पे डाले दे रहे, जिससे हमें मिलते रहे लिंक और वो हम चर्चा करते। ठीक, अभी ओके सर, थैंक यू। गुमान सिंह जी, भाइयों का धनंजय भी आ गया हमारे पास और हरिशंकर पटेल जी का भी आया है। तो अपनी जब चर्चा होगी तो उस चर्चा में ये दो प्रोग्राम अभी हमारे पास आए हैं, तो उनको भी अगले प्रोग्राम के लिए डिसाइड करवा देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट ले लो भैया। गुमान सिंह जी। अच्छा, मदन मोहन जी बोलना। मदन मोहन जी, आपका हैंड रेज है। नमस्कार जी। ये मुकेश स्वर्णकार जी आए हुए हैं, ये भी गुरुकुल चला रहे हैं, इनकी भी बात सुनना चाह रहे थे। इनसे मेरी अभी टेलीफोन पर बात हुई थी और मेरे विषय के बारे में भी देखते हैं। जब उपयुक्त समय होगा, ग्राम स्वराज के लिए चुनाव सुधार भी बहुत जरूरी है, देखते हैं उस समय वहां करनाल में बैठकर बात करेंगे। ठीक।
आप बहुत बिल्कुल मोहन जी, आपका पॉइंट हमने ले रखा है और उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे, और सबकी सहमति अगर बनती है, सहयोग बनता है, समर्थन बनता है, समन्वय आपस में बनता है, तो उसको जरूर आप इसमें लेंगे, जरूर लेंगे मेरे भाई। अच्छा, नेक्स्ट मुकेश स्वर्णकार जी की भी बात सुन लेते हैं। जी वो जी भी मुकेश आंदोलन किया इन्होंने। जी मुकेश स्वर्णकार जी सुना दीजिए। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। जी, मैं डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार नागपुर से हूं मैं, और पिछले 5 वर्षों में मैं वैदिक साइंस पे, वेदों पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, और अभी रक्षा मंत्रालय में अभी वैज्ञानिक हूं। आप बहुत अच्छा लगा ये आप लोगों का जो ये जो तंत्र बनाने का, एक नया तंत्र बनाने का एक जो मुहिम चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं 2-3 चीजें जो मैंने अनुभव किया आप लोगों के बातचीत से, और इनसे भी जो मैंने बातचीत की है, कि आप जो ये स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं, इसका 2-4 पन्ने में जो है, एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं, 2-4 पन्ने में एक मॉडल अगर होगा कि हम किस तरीके से इस गांव को चलाएंगे, और इस गांव को चलाने के लिए जो मूल शिक्षा व्यवस्था है, मूल सिद्धांत हैं, वो कौन से सिद्धांतों पे हम काम करेंगे, और इसमें 2-4-5 गांव हम पहले कौन से गांवों को हम लेंगे जिसमें ये मॉडल तैयार किया जाएगा, या ऐसा कोई मॉडल अभी है, तैयार हो रहा है, तो उस विषय में भी थोड़ा सा हमको जानकारी देंगे। क्योंकि जो मैं समझ रहा हूँ, ग्राम स्वराज्य की बात है, तो हम क्या हम ऋषि तंत्र की बात कर रहे हैं, गुरुकुल विद्या, गौशाला है, और प्रकृति से नजदीकी बनाकर जो हम एक पूरा तंत्र बनाएंगे, जो कि जो है हमारे ऋषियों की परिकल्पना थी, क्या हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं? ये थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं पहली बार जुड़ा हुआ हूँ, तो इस विषय में थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। जी, मुकेश धन्यवाद। जी, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, आपका तहे दिल से हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं। और जो बात आपने रखी है ग्राम स्वराज्य के बारे में, हम आपको बड़ा स्पष्ट तौर से कह दें, ग्राम स्वराज्य का मुद्दा आप संवैधानिक मुद्दा है। आप संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 41 में पढ़े, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। नंबर 2 अनुच्छेद, वेट, म्यूट करा दे भैया, जो बीच में आ रहे हैं, तो ओमेंद्र जी म्यूट करा दें किसी को। ओके, आप रुकिएगा जरूर, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, ओमेंद्र जी, बीच में किसी की आवाज आ रही थी। हेलो मुकेश जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, बोलिए। हाँ मुकेश जी, हम कह रहे थे कि जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है जी, उसको आप, हाँ, ध्यान से, ये संवैधानिक मुद्दा है। हमारा सबसे पहला अनुच्छेद है 41, अनुच्छेद आर्टिकल 41 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि गांव के अंदर गांव का सरकार होनी चाहिए, तीसरी सरकार होनी चाहिए। नंबर 2 243 आर्टिकल के अंदर, 243 जी आर्टिकल के अंदर, हमारा 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 जी, और उसकी 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार गांव को दिए गए हैं। अपनी ग्राम स्वराज्य के जो भी समस्याएं हैं गांव की, उन सभी समस्याओं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जो आप रिसीवर की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऋषियों ने सोचा था, एक ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की थी, उसको संवैधानिक रूप 73 अमेंडमेंट के अंदर दिया। आप उसको किसी भी गूगल से निकाल लीजिएगा, 73 अमेंडमेंट ऑफ द 1992, और उसकी अवधारणा एक ही लाइन में है, empowered Gram Sabha as the parliament of the people at the grassroots level to whom panchayat elected people are solely accountable। तो उस, आप पढ़ने के बाद आपको विश्वास होगा, जो हमारी ऋषियों की, जो हमारे संस्कार था, भारतीय संस्कृति का, को उसमें जोड़ा गया है, संवैधानिक रूप से की अवधारणा को उसमें दिया गया है कि भी कैसे गांव को अपना विकास करना चाहिए, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसी तरह से ग्राम स्वराज्य के साथ साथ 74 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें नगर स्वराज, वार्ड स्वराज्य के बारे में बताता है कि नगरों के अंदर भी स्वराज्य की अवधारणा होनी चाहिए, और वो उन्होंने संवैधानिक रूप से 74 अमेंडमेंट में दी है।
और भी ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम है 24 तारीख को करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर। तो आप उस डेट को नोट कर लीजिए, और वो हमारा शाश्वत ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर वो कार्यक्रम है 24 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 2 दिन चलेगा, 24 को और 25 को शाम को 6 बजे खत्म होएगा। तो अगर मैं आप ये पूछना चाह रहा था आपसे कि भारत में किसी गांव में ये तंत्र अभी चल रहा है क्या, किसी भी गांव में? ये सुनिएगा आप, हमारे हरियाणा के अंदर हमारे 3 आदर्श गांव चल रहे हैं। वो गांव भिवानी हमारा एक जिला है, वहां के 2 गांव हैं, काहनौर और सुई गांव है, और एक हिसार का हमारा गांव है मखंड, जहां पे ये जो स्वराज्य की अवधारणा है उसके तहत वो सारे काम आदर्श गांव के तौर पे हो रहे हैं। सभी लोग सहकारिता मिलजुल के अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने गांव का विकास करते हैं, स्वावलंब करते हैं। आप जब आओगे तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम डिटेल में देंगे सारी चीजें कि कैसे इस अवधारणा का मतलब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं लोगों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना अपने ग्राम स्वराज्य की या तीसरी सरकार के ऊपर जोर दें और अपनी जो समस्याएं हैं, चाहे वो माता की समस्या हो, चाहे जमीनी समस्या हो, चाहे कम्युनल हार्मनी की समस्या हो, चाहे बिजली पानी निकासी की समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान मिलजुल करके भाईचारे की व्यवस्था में कैसे करेंगे, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, और प्रशासन से मुक्त करके अपने गांव को हम कैसे, प्रशासन का कोई दखलंदाज नहीं है, अगर उस लेंगे तो सभी लोगों को आपको बताने में, समझाने में और अपनी समझ को बढ़ाने में आपको बहुत जरूर आइएगा उस कार्यक्रम में, तो आपको डिटेल में वो सारी बातें बढ़िया। दे। क्या थैंक यू। महाराष्ट्र में भी जो है क्या ऐसा कोई? जी हाँ, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में कई सारे गांव हैं, उनका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मैं डाल देता गांव है पोपटराव पवार जी का, ऐसे कई सारे गांव हैं वहाँ। अन्ना हजारे गांव भी कुछ उसी श्रेणी में आता है, पूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी उसी श्रेणी में। आज की मीटिंग में हैंड रेज नहीं कर रहे हैं शर्मा जी, नाम लेना पड़ रहा है। मैं चाह रहा था कि लोग वॉलंटरीली अपना हैंड रेज करें, जो भी क्वेरी है या सबमिशन है। जो नए नए लोग जुड़े हैं उमेंद्र भाई, उनको आप हम सुनना चाहेंगे उनको, जैसे इटावा से आए, हमारे बलिया से आए, और उन्होंने प्रोग्राम की ख्वाहिश रखी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम एक एक करके बुला लें। जो पुराने लोग हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो नए लोग आए हैं उनको जरूर बुलवा लें। चंद्रशेखर मिश्र जी, चंद्रशेखर जी, आपका वीडियो ऑन हुआ है और हाँ यस अब ठीक है। जी 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 भाई साहब जी, कुछ आपके कमेंट? अभी तो मैं आप लोगों की सारी बातों को सुन रहा हूँ, और अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये चीज जो है धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे इलाकों में सारे शुरू हों। तो अभी तो इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं, बाकी आप लोगों से बहुत सीख करके बहुत कुछ करना है, और करनाल वाले कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। आप आइए उस प्रोग्राम में, और अपनी जो सीखना चाहते हैं ग्राम स्वराज्य और नगर स्वराज्य, वार्ड स्वराज्य के बारे में, उसको आपको डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाएगा कि कैसे आप इस अवधारणा को लागू करेंगे और कैसे अपने गांव की समस्याओं का समाधान करा पाएंगे और कैसे अपने आप को प्रशासन से मुक्त करा पाएंगे। इन सभी विषयों पे बात होगी। तो अगला प्रोग्राम ले लीजिए, अगला आप ले लीजिए। सुमेर सिंह रजावत जी। जय गो माता, जय गोपाल, सभी को प्रणाम। जो गोकुंभ जयपुर में भरा, यहाँ के 5 सदस्य हमारे अल्प निवेदन पर बड़ी विषम परिस्थिति में आकर गए, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारे जितने परीक्षण थे उसमें सब लोग उच्चतम आयाम वाले थे। इससे ऐसा लगता है कि आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा होगा। यहाँ बड़े विषम परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ ये परेशानी हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत। नेक्स्ट बहुत बढ़िया। ये मेहर बाबा जी।
अवतार मेहर बाबा जी। चलो नेक्स्ट लेते हैं गरुड़ जी। नमस्कार जी सभी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हमें करनाल के जो 2 दिवसीय कार्यशाला रहेगी उसमें उपस्थित रहना चाहेंगे। एक बार सबसे रूबरू होने का, वर्धा में भी हम लोग मिल नहीं पाए थे। और मेरा परिचय सचिन पाटिल है। आई एम अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। अब गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स पर इनपुट देता हूँ। माननीय शर्मा जी, अपना परिचय हुआ नहीं है, लेकिन मैं रोज अपनी इस डेली मीटिंग में देखता हूँ क्या क्या एक्टिविटीज होती है। इसमें विस्तार से सारे विषयों पर जो चर्चा होती है वो मैं ड्राफ्टिंग के सब लोगों के पास एक दिन में पेश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सहयोग दिया और करनाल के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर आइएगा और हमसे हमारी जो समझ है उसको भी समझिएगा, जो आपकी समझ है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ले लो भैया। ये आईफोन नाम से कोई सज्जन है, नाम नहीं आ रहा है। आईफोन से कौन है? नहीं, नाम तो उसका जरूर लो कि ना, इस तरह से तो आईफोन का कोई सिस्टम नहीं बनेगा। नेक्स्ट को ले लो, छोड़ दो। नहीं, वो पहचान लेंगे, उन्हें पता होगा वो किस नाम से डिस्प्ले हो रहे हैं, पता तो लगे कौन है। लाला अपना जी बताएं, अपना नाम बताएं, अपना वीडियो में अपना फोटो चेहरा दिखाएं। अभी तो वो आए ही नहीं है। ये कमलेश त्रिपाठी जी हैं, सतना वाले। अच्छा, हाँ, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, कमलेश त्रिपाठी, सतना वाले। अच्छा, कमलेश त्रिपाठी। ओके कमलेश जी सुन रहे हैं आवाज तो जरा है। नहीं सुन पा रहे तो नेक्स्ट को ले लो भैया। कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है? आ गए। नहीं आए तो हम और आप ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट ले लो। अच्छा चलो, कोई नहीं। जीवेश पांडे जी। जीवेश पांडे जी, जीवेश जी आवाज आ रही है? लाला जी, जीवेश पांडे जी या लाला जी? शायद उन्होंने सुन नहीं रही आवाज, तो अगले को ले लो, जो भी भाई बचे हुए हैं। ये प्रोफेसर संजय भंडारी जी। लग रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या मैं अभी बीच में थोड़ी टाइम के लिए नहीं था मीटिंग में, शुरू में था। जी। तो अभी एक तो वो मुझे मैं पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें संबंधित है कि नहीं, लेकिन वो जो नेतृत्व वाला ट्रेनिंग का 2 दिन का प्रोग्राम की बात की थी अभिषेक जी ने, जी मसूरी में, उसका अगर शेड्यूल मिल जाए कि वो 2 दिन का ट्रेनिंग में क्या होने वाला है उसका डिटेल प्रोग्राम, तो अच्छा रहेगा। चलिए। अभिषेक जी, आपने शायद डाला हुआ है वो प्रोग्राम, तो एक बार वो दोबारा डाल दे, कुछ लोग उसको अटेंड करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और अनुरोध करूंगा कि जो भी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका बेसिस क्या है, ये भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। ये संजय भंडारी जी बोल रहे हैं? मुकेश स्वर्णकार जी। डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश जी, बिल्कुल। आपको इनविटेशन जो लेटर है उमेंद्र भाई, वो इनका भी नंबर चैट बॉक्स में आ गया होगा, तो एक बार अपना जो शेड्यूल है वो उनको डाल दीजिएगा प्लीज। मुकेश जी, आप इसमें चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा। हाँ, डाल दिया है मैंने, केवल जो है थोड़ा डिटेल में डालेंगे क्या करने वाले। हाँ, बिल्कुल 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 डिटेल में डालेंगे। सबा खान जी। नमस्कार सभी को मेरा। मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, बस सुन रही हूँ मैं। और हाँ, आप लोग बोलिए, मैं तो सुनती हूँ।
थैंक यू सबा खान बहन, तुम बहुत अच्छा। अब बोलना धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपनी सभी बहनों को साथ लेके लीड करना है, नेतृत्व करना है, लीडरशिप दिखानी है, जी जिससे कि जी सभी बहनें अपने सर, देखो प्रदान कर सकें। जी नहीं, सर, मैं कोशिश वर्धा कर मैम ने रही बोलते हूँ। हुए और सुना है। ट्यूसडे को मैंने ट्यूसडे को लेडीज का प्रोग्राम अपने घर में रखा है, तो उसी हाँ, तैयारी में लगी हुई हूँ। और बस यही मेरी कोशिश है कि आप मुझे जो भी कुछ समझें, और आपका सहयोग चाहिए, और जब भी मैं बोल पाऊंगी और आगे बढ़ भी पाऊंगी। तो कोशिश है मेरी छोटी सी, और प्रोग्राम रखा है मैंने छोटा सा अपने घर में। बहुत बहुत बढ़िया अपनी बहुत बहन, बढ़िया। बस इस तरीके से जोड़ते जाएं और अपनी बहनों को साथ लें। और जहां हम जी भाइयों की जरूरत पड़े मदद की, तो आप जरूर बुलाएं, हम आएंगे और आपकी मदद कराएंगे। नेक्स्ट ले लो भैया। जी भाई जी, भाई शुक्रिया। प्रदीप जी। प्रदीप जी। ओम रम प्रणाम। बस मैं तो साहित्य का लेखक हूँ, और मेरे द्वारा आप लोगों के काम में कुछ जैसे अध्यात्म के द्वारा कुछ आप लोगों के काम की कोई सिद्धि में कोई योगदान होगा, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। बाकी आप लोगों से और से मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोगों की चीजें और को। ये बात है। ओम रम प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई जी, आपका तो साहित्य का बहुत बड़ा काम है। आपकी लेखनी से तो मतलब ऐसी, वो कहते हैं ना, तलवार से ज्यादा कलम का काम है आजकल। काम है। वो तीर का समय चला गया, अब तो कलम से, मतलब इस हाथ के बटनों से काम चलेगा। आपने भी शायद वो सीख लिया होगा, इंटरनेट का सारा सिस्टम, कि आजकल दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। तो आप लोग हमारा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसको अपनी साहित्य की जो आपकी स्टाइल है उसमें जरूर लिखिएगा कि नेतृत्वशाला में किस किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और किस किस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है। अभी जैसे 2 ट्रेनिंग चल रही हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडरशिप की चलेगी अभी मसूरी के अंदर 16, 17, 18 को 3 दिन के लिए। और इसके बाद फिर 24, 25 को हमारे ग्राम स्वराज्य और नगर स्वराज्य, तो दोनों चलेंगे। और साहित्य की जो लेखनी है उसमें आप जो भी हमें सहयोग दे सके, हम आपके आभारी होंगे, धन्यवादी होंगे। नेक्स्ट ले लो भैया। ललित पंत जी। ललित पंत जी। जी नमस्कार। पंत जी पिथौरागढ़ नमस्कार। उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से इस कार्यशाला में नहीं रह पाया था, क्योंकि एक कार्यक्रम पिथौरागढ़ में के बेरीनाग एक जगह है, वहाँ पर हमने रखा था 11 किलोमीटर की मिनी हिल मैराथन। हम लोग हर प्रतिवर्ष पिछले 3-4 सालों से कराते हैं। कल उसका आयोजन था, आज ही मैं पिथौरागढ़ लौटा हूँ, क्योंकि देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहते हैं जो प्रतिवर्ष पहले से तय रहते हैं। तो उसी को, हमारा एक मंदिर है वहाँ पर, जिसमें 30-35 साल से जो पुरानी परंपराएं धीरे धीरे टूट रही थी, क्योंकि पहले जो कार्यक्रम होते थे बड़े व्यवस्थित रहते थे। हाल में शराब का इतना ज़्यादा सेवन बढ़ चुका है पहाड़ों में खासतौर से। बड़ा तो सभी जगह में, पहाड़ों में दिखता है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको कर नहीं पाए थे। 30-35 साल बाद दोबारा वो शुरू हुआ है, बहुत ही भव्य है। मैं इस ग्रुप में डालूंगा, मौका लगेगा तो आप लोग देखिएगा हमारे कल्चर को। पहाड़ में जो पहाड़ की जो स्थितियां हैं, कठिन भौगोलिक स्थितियां हैं, पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी ही हैं, और यहाँ का जीवन भी पहाड़ जैसा ही है। लेकिन उसके बीच में संघर्ष की प्रवृत्ति हमारी पहाड़ के लोगों की उनको खड़ा रखती है। तो उसी पे हम लोग थोड़ा सा विविध क्षेत्रों में मैं काम करता हूँ। मैं ओलंपिक संघ का सेक्रेटरी भी हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उस नाते हमारा प्रयास रहता है कि दूर दराज के बच्चों को छांट के उनको आगे लाना, क्योंकि आज लगभग लगभग 1 अरब की जनसंख्या के बावजूद भी हम एक मेडल के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा ने काफ़ी अच्छा किया है, उसको उत्तराखंड भी अब फॉलो कर रहा है। कुछ अच्छे प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना शेष है। हम जो भी सहायता दे पाते हैं उस लेवल में जाके देते हैं जब बच्चे को मिलने लग जाता है। मेरी छोटी बेटी कल मेरी 2 बेटियां हैं, तो कल दोनों जयपुर आई थी इस कार्यक्रम को, गौ महाकुंभ में आई थी वो देखने के लिए। मैंने कहा था मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, आप दोनों जाओ। छोटी बेटी मेरी उत्तराखंड की अंडर-19 टीम में क्रिकेट खेलती है, अभी 16 साल की है। तो मेरा प्रयास रहता है कि जो हमारे संपर्क हैं, उन संपर्कों का उन बच्चों को भी फायदा मिले जो जो अभी बहुत दूर हैं। क्योंकि जो संसाधन वाले लोग हैं वो खेलों से दूर जा रहे हैं। जिनके पास संसाधन है, सब कुछ है, वो या तो वीडियो गेम पे हैं या कारों से वो नीचे उतर नहीं पाते हैं, तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कठिन लाइन है थोड़ा। और
पहाड़ में बहुत संभावनाएं हैं, हम उसको तलाशने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग नए हैं, उनकी जानकारी के बता दूं, हम लोग सीमांत सेवा फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ पहाड़ की एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसकी वजह से पलायन यहाँ से हो रहा है। पलायन का सबसे बड़ा कारण जो पहाड़ की बॉर्डर खाली हो रहे हैं वो एजुकेशन और हेल्थ दो है। एजुकेशन का कुछ स्तर ठीक हुआ है, लेकिन हेल्थ में हम बहुत पीछे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि अभी यदि पहाड़ पे जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, यहाँ से हमें यदि इको कराना है किसी पेशेंट को, तो हमें लगभग 8 से लेके 8-9 घंटे करीब लग जाते हैं इको कराने जाने के लिए। और हम तो अभी शहर में हैं, हमारा एयरपोर्ट भी हमारे पास है, तब ये स्थितियां हैं। एयरपोर्ट जुड़ गया है दिल्ली से, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं है, कभी चलती हैं कभी नहीं चल पाती हैं। लेकिन जो हमारा बॉर्डर है यहाँ से, जहाँ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगता है, और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट जैसे मामलों में जहाँ 4 घंटे का गोल्डन टाइम रहता है, उसमें क्या हो सकता है कुछ नहीं। हम पूरी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं भगवान भरोसे है अभी पूरा का पूरा हमारा एरिया, इसलिए हम जी भगवान भरोसे ही चलते हैं। उन जी सब जी पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। 32 गांव हमने गोद लिए हुए हैं, उसमें मोबाइल हॉस्पिटल हमारा चलता है, अच्छा काम आ रहा है। ठीक है, बहुत काम है, फिर पंत कभी जी, बताऊंगा। ये धन्यवाद। ये सेशन जो रणवीर शर्मा जी के पास है, ये करनाल के कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में चर्चा करने के लिए था। चलिए, खैर अच्छा 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 हुआ अच्छा। जी आपने जी, अपना पूरा। हाँ, मैं देरी से नहीं, जुड़ा था, इस कारण मैंने कहा मेरे को 2 दिन का अच्छा अपडेट भी नहीं नहीं, मालूम उस था। दिन तो आपकी जब टॉक हुई तब तो ये सारा हमने आपको सुना ही था कि आप क्या क्या काम कर रहे जी हैं, जी स्पोर्ट्स जी वगैरह। जी। चलिए, वेरी ठीक, गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू। प्रोफेसर धन्यवाद। योगेंद्र यादव जी। जी धन्यवाद ओमेंद्र जी। जी जी, हम तो सोच रहे थे आज हमारा नंबर नहीं आएगा। मुझे इसीलिए बुलाना था, मुझे आप ये बाद में खाली चाय करेंगे। आपको कैसे भूल सकते हैं, हमारे कोर के दिल के भाई हो तो आप कैसे छोड़ देंगे। हाँ, नहीं बस बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है। मेरे तो दो ही वो थे कि एक तो हमारे जो ये ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली में भी थे, वर्धा में भी थे, और यहाँ ऑनलाइन भी हैं। एक तो वो हो गए जो हमारे ऑलरेडी ग्रुप में चल रहे हैं लोग, 30-40 लोग हैं जी ग्रुप में रेगुलर। जी भाई जी। और उसके अलावा मेरे को लगता है 10 एक लोग और सतप्रकाश ने इधर उधर से इनवाइट किए हैं, जी तो 40 के करीब यहाँ से एक्सपेक्टेड है। हाँ जी हाँ जी। तो एक तो कुछ इनको ना कंफर्मेशन, या तो अभिषेक जी मंगा ले, सभी की कंफर्मेशन मंगा ले कि कौन कौन आ रहे हैं, जिससे निश्चित हो जाता है कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं। उससे सारी चीजें करने में आसानी हो जाती है। निमंत्रण आपने सभी को दिया है, लेकिन किस किस ने प्रोग्राम बना लिया वो कंफर्म कर दे तो काउंटिंग आसान हो जाती है कि कितने लोग इस ग्रुप में से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा ये था कि क्या करनाल या आसपास लोकल नए युवा और उनको भी आपने आमंत्रित किया है क्या वहां पे, ये भी देखने हैं। जी जी, आदरणीय भाई जी, आपने दोनों सवाल बड़े सही किए हैं कि अभिषेक भाई के पास तो और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, तो ये तो आपको हम तीनों भाइयों को ही करना पड़ेगा। तो अपना योगेंद्र भाई कि जो भी, ओमेंद्र भाई आप भी सुन रहे हैं, हम तीनों भाइयों को ये काम करना पड़ेगा कि जो भी ग्रुप के ये 30-40 लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनको एक तो मैसेज हम करनाल का दे दें, जो यादव भाई ने बोला, अपना योगेंद्र भाई ने बोला है, उनको मैसेज, उनके नंबर हमारे पास, उनको डाल दें। अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनकी रुचि होगी तो वो जरूर आ जाएंगे। दूसरा सवाल जो योगेंद्र भाई ने कहा है कि भी हम कोशिश कर रहे हैं योगेंद्र भाई कि भाई हमारे 30 या 35 आदमी तो ये हो जाएंगे, और करीब मतलब अब डिपेंड करेगा कि हमारी कितनी लिस्ट बाहर से कंफर्म होती है, क्योंकि यहाँ हरियाणा वालों को तो हम जब भी समय मिलता है उनको महीने में 2 महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम देते ही रहते हैं। फिर भी जो उनके खास खास अच्छे अच्छे लोग हैं जो लगातार अपने अपने ब्लॉक में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको हम जरूर इनवाइट कर रहे हैं। कम से कम 12 से 15 लोगों को बुलवा रहे हैं आपकी। क्योंकि अभी ना सतप्रकाश भाई ने कह दिया कि भाई वहाँ 60 लोगों की व्यवस्था है, इससे फालतू लोग ना आए, जो जरूरी है वही लोग आए। तो अभी मनमोहन जी ने भी मैसेज लिखा कि मैं आऊं या ना आऊं,
दिल्ली वाले जो हैं। हाँ तो ये असमंजस की स्थिति ना बने, मतलब भी ग्रुप में जो हैं उनसे कंफर्मेशन मांग ले कि जो भी आना चाहते हैं, हमारी तरफ से सभी को निमंत्रण है, और जो जो आना चाहते हैं वो अपना कंफर्म करें, उसी को ही हम पक्का मानेंगे। तो ये भाई योगेंद्र भाई, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है सारों को। तो अभी मैं आप इसलिए अभिषेक कह रहा था कि हम ज्यादातर ग्रुप्स में जो है, वर्धा वाले ग्रुप में भी हम नहीं है, हम किसी ग्रुप में नहीं है। मतलब देख तो सकते हैं, इनके दिन भर मैसेज आते हैं, लेकिन उसमें डालने का हमारे पास नहीं है कहीं भी अधिकार। वर्धा वाले में पहले था, वो शर्मा जी ने हटा दिया था। तो ये सब अलग अलग ग्रुप बना लिए, सब अपनी खिचड़ी बना रहे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए या तो आप अपना ग्रुप बनाइए अलग से, करनाल प्रोग्राम कर, उसमें सारी चीजें उसमें आने दीजिए, तो सिस्टेमेटिक बनी रहेगी चीजें। ये विचार अच्छा है। एक करनाल कार्यक्रम के लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा। करनाल के प्रति व्यक्ति खर्चा भी कितना है? प्रति व्यक्ति खर्चा भी खर्चा भी कितना आएगा वो भी क्लियर कर दो। हाँ, वो भी शर्मा जी क्लियर कर दे एक बार को। अंदाज नहीं दे पाए अलग बात है, पर अंदाज तो होना भाई इतना। हाँ सत्य प्रकाश भाई, मैंने बताया था कि अभी हमने हमारे जो सारस्वत धर्मशाला है उसके अंदर 10 कमरे हमने बुक किए हैं। 10 कमरे वो बड़े वाले हैं, जिसके अंदर मतलब डबल बेड है, और वो आदमी और 4 आदमी उसमें इकट्ठे रुक सकते हैं, और उसका किराया हमसे वो 500 रुपये लेंगे। एक तो ये क्लियर कर ले। नंबर 2, एक हमारे पास हॉल है वहां, तो उस हॉल का मतलब वो है डोमेट्री टाइप, 80 बाई 30 मतलब है। और उसके अंदर मतलब हम प्रोग्राम को भी करेंगे, जहाँ पे हमारे 60-70 जो भी आदमी आएंगे वो बैठ सकेंगे, और साथ ही साथ गद्दे लगे होंगे, पंखे लगे हुए हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है। तो उसमें अगर जो एक कुछ कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो वो उसमें एडजस्ट, हॉल में एडजस्ट हो जाएंगे, जिसका किराया वो 4000 रुपये का है। और तीसरा जो खर्चा है अपना वो है खाने का। सुबह ब्रेकफास्ट 50 रुपए का, इसके बाद लंच है 75 रुपए का, और डिनर है 75 रुपए का। तो 200 रुपए टोटल में हमारा सुबह से लेके शाम तक का खाना है। हाँ, बीच में जैसे चाय का प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा होगा। अगर 2 टाइम में टी टाइम अगर हम करते हैं तो वो एक बार आपस में डिस्कस करते हैं। तो हाँ, अगर एक टाइम चाय रखनी है या 2 टाइम रखनी है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा हम खाने वाले को बोल देंगे, वो अपना चाय का प्रबंध वहां करवा देंगे। तो ऐसा मोटा मोटा सा ये खर्चा है अभी हमारे पास। और बाकी जो इनवाइटीज होंगे, वो इनवाइटीज का जैसे अभिषेक भाई ने भी कहा कि वो एक ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप में अपने 2-4 भाइयों का नंबर हो जाएगा जो जो इस अरेंजमेंट को देखेंगे हमारे साथ, और वो जो इनविटेशन लेटर है वो उनको भिजवा देंगे अभिषेक भाई, जैसे तो मोटा मोटा ये खर्चा है हमारा। और साथ में जो मतलब रहने का कमरे का खर्चा है, हॉल का खर्चा है, और खाने का खर्चा, 3 मेन खर्चे हैं। तो ये जितने भी लोग आएंगे उसमें आपस में जो भी सहयोग कंट्रीब्यूशन करेंगे वो देख लेंगे। और जहां तक सवाल है इनविटेशन का, वो इनविटेशन एक बार ये ग्रुप बना ले अपना करनाल वाला, उस करनाल के अंदर से फिर सबको वो जो जो इनवाइटीज हैं उन सबको अपना लेटर भी डाल देंगे, इनविटेशन डाल देंगे, और उनकी कंफर्मेशन साथ में ले लेंगे। ऐसा अनुरोध अभिषेक भाई से है। अगर आप बिजी हो तो ओमेंद्र भाई हैं हमारे एक्सपर्ट, वो ओमेंद्र भाई 5 मिनट में ग्रुप हम बना लेंगे, कोई बात नहीं। ग्रुप बना लेंगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं था हमारे घर का। शर्मा जी, मुझे जो डर लग रहा है वो ये है कि ये भी वर्धा की तरह ही जा रहा है, वर्धा जैसा हो जाएगा कहीं। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, आप चिंता ना करो। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, मतलब लोगों के आने जाने बैठने रहने के अलावा जो चर्चा है वो किस प्रकार अलग होगी, ये मैं थोड़ा जानूं। तो चर्चा बड़ी सिंपल है उसके अंदर। हेलो जी जी, जो 3 तारीख को है वो अपने सभी संयोजक जो जो टीम के इंचार्ज हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और
उस बात को कैसे आगे बढ़ाना है। एक मिनट कैसे अपनी जो बात डिस्कस हुई है कि अपनी अपनी टीम, जैसे हम ग्राम स्वराज्य के बारे में काम करें तो हम उसके बारे में बताएंगे कि भी हम किन किन ब्लॉकों में अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अपना ग्रुप है वो अगर हमसे जो सहयोग लेना चाहेगा जिस भी स्टेट के अंदर, जैसे अभी इटावा से बात आई या हमारी बलिया से बात आई, तो हम जाके उनकी मदद करेंगे। इसी प्रकार से ओमेंद्र भाई के पास जैसे एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो भी हमारा ग्राम स्वराज्य का एक मेन टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्राम स्वराज्य की। तो उसमें ही हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित कि कैसे हम एग्रीकल्चर के साथ अपना स्वावलंबन बनाएंगे और वो सारी चीजें वो रखेंगे। जो गौशाला से संबंधित जैसे प्रेमानंद जी हैं वो अपनी बात रखेंगे, गौशाला से संबंधित कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सभी टॉपिक अलग अलग हैं और इन टॉपिकों के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। और इस चर्चा के बाद निर्णय लिया कि कौन बीच में भी जिसकी आवाज आ रही है वो जरा म्यूट कर ले। हाँ, तो ऐसा प्रोग्राम ये क्लियर है। नंबर 2 25 तारीख को जो हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का कार्यक्रम है। इसमें 2 सेशन बैठेंगे, एक बैठेगा लंच से पहले का और एक बैठेगा लंच के बाद का। तो पहले जो कार्यक्रम रहेगा उसके अंदर जो जो लोग ग्राम स्वराज के बारे में जिनको भी समझ है वो अपनी समझ को वहां वक्ता के तौर पे अपना नाम बता देंगे और वो हमें लिख के देंगे कि भी वो ग्राम स्वराज के अवधारणा के बारे में, उसकी व्यवहारिकता के बारे में जैसा हमने टॉपिक में दिया है वो क्या बोलना चाहेंगे। वो अपना पेपर 10 लाइन का 15 लाइन का, ज्यादा बड़ा नहीं, उसमें तो फिर वो हो जाएगा, तो 1 पेज बना करके हमें दे देंगे भी मैं ये शब्द बोलना चाहेंगा। तो वो हम देख लेंगे फिर आपस में बैठ के कि भी वो मतलब उसका विचार इसमें रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो इस प्रकार से पहला सेशन होगा ग्राम स्वराज के बारे में और इसके बाद दूसरा जो सेशन है वो हमारे वार्ड स्वराज्य के बारे में होगा और उनके अधिकारों के बारे में होगा। तो इसी तरह हमारा 73वां संशोधन ग्राम स्वराज का पहला सेशन और फिर 74वां सेशन उसके बाद होगा। और साथ ही साथ जैसे ग्राम स्वराज्य का पहला सेशन हो जाएगा लंच से पहले और साथ ही वार्ड स्वराज का जैसे ही खत्म होता है तो उसमें कम से कम हम 1.5 से 2 घंटा लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। अभी लोग अपना जो उन्होंने समझ बनाई है या सीखा है उसमें जो भी उनके संशय हो उसके बारे में अपना सवाल जवाब कर लें और उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि उनके सभी सवालों का जवाब दे दें। या तो हमें लिख के दे देंगे या बोल के बताना चाहेंगे तो बोल के बता देंगे। ये कार्यक्रम रहेगा हमारा 25 तारीख का, नहीं सॉरी 24 तारीख का। और जो 25 को है उसमें हम एक टॉपिक सहकारिता के जोड़ने चाहते हैं। तो वो अभिषेक से अभी बात हो रही थी कि उसमें हम सहकारिता के साथ साथ और कौन सा और टॉपिक और उसमें जोड़ सकते हैं, वो समय के अनुसार देख लिया जाएगा कि कोई कंफ्यूज ना हो। और उसके भी जो वक्ता होंगे वो भी छांट लिए जाएंगे, वो भी अपना पेपर दे देंगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लेकिन वो टॉपिक जो होंगे वो होंगे क्योंकि ये ट्रेनिंग है ग्राम स्वराज्य और वार्ड स्वराज्य की अवधारणा के लिए और उसकी व्यवहारिकता के लिए। उसकी व्यवहारिकता में वो अपने क्या टॉपिक देना चाहते हैं सहकारिता का, किस प्रकार की सहकारिता ग्राम के लिए स्वावलंबन के लिए काम आ सकती है, वो उसमें जरूर बता देंगे। वो उनके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा वो पेपर में क्या बताना चाहेंगे और हमारी क्या समझ बढ़ाना चाहेंगे। तो ये 25 तारीख का कार्यक्रम होगा। फिर जो भी वक्ता बोलेगा उसके सेशन लास्ट में जो होगा आफ्टर लंच वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। चलिए गुड, अभी तक में प्रोग्राम है, कंफ्यूजन कोई नहीं होगा, ये आप सुनिश्चित करके रखें। किसी भी कीमत के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमने डिसाइड किया है उसी पे ही चर्चा होगी। कोई आलतू फालतू वहां कहानी नहीं होगी, वो बिल्कुल सही उसी पे रखा जाएगा, फोकस उसी पे रखा जाएगा। अभी हमारा सारा जो फोकस है और हमारी जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण है उसी के ऊपर जोर दिया जाए कि लोग
अपनी समझ को उसको सीखें, सीखने के बाद समझ बढ़ाएं और फिर लास्ट में ये निर्णय हो जाएगा उसके अंदर 25 तारीख को कि कौन कहां कहां काम करना चाहता है। और जो हमारे संयोजक हैं, जैसे आप और हम ले लीजिए एग्रीकल्चर के, तो हम दोनों भाई साथ में जाके, और मैं योगेंद्र भाई है वो अपना मानवता के साथ में इसको जोड़ देगा, और प्रेमानंद जी है वो गौ माता को जोड़ देंगे कि हम इन कार्यक्रमों को किस प्रकार से ग्राम स्वराज्य और वार्ड स्वराज्य के साथ जोड़ते हुए उन लोगों को जहां जहां भी हमें प्रोग्राम मिलेगा, बलिया में मिलेगा, इटावा में मिलेगा, और उनमें सौंप दें। लेकिन इसमें एक प्रोग्राम हमारा है मॉडल का, कि मॉडल हम जरूर बना के लोगों को दें, उसके दिखाएं भी लोगों को। अभी ऐसे ये ग्राम स्वराज्य का मॉडल बनेगा कि अपने अधिकारों को किस प्रकार से हमने लेना है, किस प्रकार से उनको चलाना है, किस प्रकार से अपने गांव के विकास को करना है। सेम हमारा वार्ड स्वराज्य के बारे में रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारे करनाल से वार्ड स्वराज्य की बात प्रारंभ हो चुकी है। पिछली 2 दिन पहले ही हमारा वो प्रोग्राम की कॉपी मैं आप लोगों को डाल दूंगा। उन्होंने 74वें संशोधन के जो 18 अधिकार हैं उनकी बहुत जोरदार मांग ऑल इंडिया लेवल पे हमारे करनाल में प्रारंभ हो गई है, जहां पे 81 मेयर यहाँ पे आए हुए थे, और हमारी जो करनाल की रेणुका मैडम गुप्ता हैं उनको उनका प्रधान चुना गया है, और उन्होंने इस विषय को बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। और पीछे हमारी जो सरपंच एसोसिएशन थी गांव की, 6000 जो गांव थे हमारे, उनमें से करीब करीब हमारे पास 3500 से ऊपर थे ये गांव। उनके जो सरपंच थे, पंच थे, उन्होंने ये बिल्कुल मतलब प्रतिज्ञा ली है कि हम इस 73 अमेंडमेंट के जो हमारे 29 अधिकार हैं उनको हम हर हालत से लेंगे। उन्होंने फिर ऑल इंडिया बेस के ऊपर भी मतलब इन अधिकारियों की मांग की है। इसी तरह से अखिल भारतीय सरपंच एसोसिएशन जो उन्होंने ऑल इंडिया लेवल की तैयार की, वो भी हमारा एक उसमें है कि वो लोग भी जो है ना इसमें मतलब जोरदार तरीके से दोनों ही संशोधनों को, 73वें भी और 74वें संशोधनों को ले रहे हैं। तो जैसा ग्रुप की सहमति होगी, जैसा आपसी सहयोग और समर्थन बनेगा, उसी प्रकार इनके अंदर हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, वो आप डिस्कस कर लें। और आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम अभिषेक भाई से मेरी डिस्कस हो गई है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपके पास निमंत्रण के साथ 1 या 2 दिन के अंदर हम सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि ये सभी लोग महाकुंभ में बिजी थे। हमने मोटी मोटी तैयारी कर ली है, बस उसको ब्लैक एंड व्हाइट में डालना है आपके पास कि मिनट टू काम ये रहेगा। और ये वक्ता रहेंगे। वक्ता में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही लोगों के पेपर आ जाएंगे तो हम फटाफट उनको डिसाइड कर लेंगे कौन किस मैटर पे कब बोलेगा, किस समय। कोई और सवाल हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही। राजाराम यादव जी रह गए, मुझे लग रहा है कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजाराम यादव जी प्लीज। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी बोल रहे तो हमने लास्ट मान लें, टाइम भी हो गया। जी सर धन्यवाद। जी अरे नहीं, मैंने तो कुंभ के बारे में थोड़ा बोल ही दिया था। बाकी आपका प्रोग्राम ये है, ये बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पे लग गया है, मुझे आने के लिए कर लिया है। बस मेरा विषय तो यही था, जो वर्धा में नहीं हुआ वो यहाँ कर लिया जाए तब भी अच्छा है। देखो हमारा एक विचार हो नहीं सकता, हम डिफरेंट विचार के हैं। एक फील्ड में मान लो एग्रीकल्चर ही है, और अब हम यहाँ से बढ़ने के लिए कैसे, उसमें क्या किस तरह करें, वो एक फाइनल हो जाए। चाहे हमारे विचार अलग हों, पर वो एकजुटता और इस प्रोग्राम के लिए या इस विषय के लिए या नेत्रशाला के लिए अब हम कैसे बढ़े। हर एक जनरली जो आपके 11-12 टॉपिक हैं उनमें हम अब कैसे बढ़े, क्योंकि जैसे गुरुकुल है, शिक्षा है, तो हम लोग में आधे कहीं नहीं गुरुकुली सिस्टम होना चाहिए। ये प्रेजेंट सिस्टम तो बेकार है। एग्रीकल्चर में रासायनिक सिस्टम तो बेकार है। हमें आप घुस पाना है तो आप सब जानते हैं कि हम ऐसे एकदम नहीं आ सकते।
परिवर्तन जो भी करना है उसके लिए हम कैसे आगे बढ़े। हमारा विचार हो सकता है कि इस व्यवस्था को चेंज करो, लेकिन चेंज तो एक बार होगा नहीं, फिर ये ठीक नहीं बैठेगा। तो हम कैसे बढ़ें और उनको एक सामंजस्य बना के आगे कैसे चलें, इसका फाइनल होने के बाद फिर थोड़ा सा आसान रहता है। ग्राम हाँ, राजाराम जी, ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल सही बात रखी है अपनी, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। तो आपने सही बात रखी है। जो हमारे अधिकार हैं उनमें 16 जो पॉइंट हैं उन पे हमारे लोग संयोजक जो है ना वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनका एक समन्वय, सामंजस्य, समग्रता जो है ना आपस में कर ली जाएगी, और जिससे कि जैसे ये प्रोग्राम तैयार होगा उसी प्रकार से उन प्रोग्रामों को साथ जोड़ते हुए हमारी पूरी टीम, जो 15-16 जितने भी हमारे दोस्त होंगे, जो भी इस टीम में जुड़ करके वो गांव गांव जाएंगे, गांव में मॉडल बनाएंगे और गांव के साथ फिर अगले शहरों में जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे हम इस काम को करेंगे। ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लो आप अपने दिमाग में। बस उनके पास पहली बात होनी चाहिए कि जो इस निर्णायक मंडल में काम करेंगे संयोजक, उनके पास समय होना बहुत जरूरी है, 1 नंबर 2 सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है, 1 2 नंबर 3 उनकी कॉम्पिटेंसी अपने सब्जेक्ट के बारे में होनी बड़ी जरूरी है, और ग्रुप के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें कोई डिच करेगा, हमने बताया कि हमारी कमिटमेंट 2 बड़ी सिंपल हैं। राजाराम जी, मैं आपकी एक बार फिर क्लियर कर दूं कि भी हम ना धोखा देंगे, ना धोखा देने वाले को ग्रुप में बर्दाश्त करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें। नंबर 2, हम अपने ग्रुप में ना किसी को गुलाम बनाएंगे, ना कोई गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तानाशाही की, तो उसकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करें। तो ये बिल्कुल, ये ग्रुप, ये हमारा एक ऐसा समन्वय सिस्टम होगा जिसमें कि सबको अपनी बात रखने का हक होगा। सहमति और असहमति वो बहुमत के अनुसार हो जाएगी। या तो राजाराम भाई हमें कन्विंस कर देंगे या राजाराम भाई हमसे कन्विंस हो जाएंगे। इसी प्रकार ग्रुप धीरे धीरे एक बार चलते चलते ऑल इंडिया लेवल पे छा जाएगा। आप ये भरोसा रखें कि हर हालत में हम कामयाब होंगे। बस एक बार आप 24-25 को 23-24-25 को जो अपने 3 दिन है उसमें तैयारी के साथ आए, और अपना जो विषय आपके पास है उस विषय में आपकी कॉम्पिटेंसी 1, नंबर 2 ग्रुप के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है कि हमारा ये टॉपिक है और ये कॉम्पिटेंसी है, और इस तरीके से हमारा लाइक माइंडेड लोगों का एक ऐसा कोर ग्रुप सा बन जाएगा जिससे कि भगवान की दया से हम धीरे धीरे एक एक जो हमारा नेतृत्वशाला का मानना है कि जो ब्लॉक लेवल का सिस्टम है वो धीरे धीरे हम कवर करते चले जाए। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इजाजत देंगे रणबीर शर्मा जी तो। योगेंद्र भाई बोलो बोलो। हाँ, मेरा ये कहना था कि 23 तारीख को जो मीटिंग है उसका अभी तक कोई फाइनल नहीं आया कि भाई कितने लोग उसमें आ रहे हैं और क्या क्या चीजें इन्होंने डिस्कस करनी है। मतलब मेरा कहने योगेंद्र भाई, शर्मा जी एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वर्धा में हमने ग्रुप बनाए थे उनके सारे चेयरमैन वो सारे हैं भी कि नहीं है इस मीटिंग में भी। एक ये ओमेंद्र को तो बड़ा मुश्किल से लाया हूँ, एक राजाराम जी रहते थे, और कोई चेयरमैन है ही नहीं मेरे को लगता है हमारे इसमें। ना कोई शिक्षा वाला है, ना कोई चिकित्सा वाला है, ना हमारे कोई जो है ना वो पुलिस वाला है, कौन सी जिम्मेवारी ले रहा था वो डीजीपी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 11 आदमी तो इकट्ठे करो पहले जिससे चर्चा हो। इस ग्रुप को कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे 23 तारीख की मीटिंग को? आप ही कर रहे हैं या सत्यप्रकाश करेगा या कोई और सदस्य हमारा? पूरी बात सुनी नहीं शायद। कल हम 23 तारीख का ग्रुप, निर्णायक मंडल का जो ग्रुप है उसका मैसेज डाल दिया जाएगा 1। नंबर 2 जो 24 तारीख का ग्रुप का मैसेज है वो आपके पास डाल दिया जाएगा। 3 मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपको 24-25 का डाल दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं इंटरव्यूइंग करूंगा। हाँ हाँ बोलिए। पहली चीज तो ये है, ये योगेंद्र जी ने बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन किया है, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। देखिए क्या है ना कि ग्रुप की जिम्मेदारी ले लेना, वो अपना नाम लिखवा लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर उसमें काम करना और आपसी संवाद ना रखना, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल विषय है, जिसे बोलते हैं कि अभी कौन सा नाम लिया था आपने? क्या नाम लिया था आपने? मैं भूल गया नाम। चिकित्सा एक वो नहीं नहीं, थे चिकित्सा नहीं, भोपाल के, कोई वो सही नाम ग्रुप लिया में था, नहीं है। वो निर्णायक मंडल। निर्णायक मंडल, निर्णायक मंडल का एक ऐसा सिनेरियो कि एक जज जो केवल और केवल हेयरिंग सुनता ही नहीं है, केवल और केवल वर्डिक्ट लिखने आता है। थोड़ा सा हम लोग जो है ना, जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा हमें, और सोच भी उससे बड़ी रखनी पड़ेगी। ये हल्के लोगों का काम नहीं है, बहुत मतलब सहमत है अभिषेक भाई, आपसे बिल्कुल 200% हम सहमत हैं। आप हमें रात रात का टाइम दें, कल सुबह जो है ना आपको दोनों लिस्टें क्लियर हो जाएंगी। दोनों लिस्टें इन सभी भाइयों से आपस में बातचीत करके, और जो समन्वय ग्रुप के लोग हैं अपने चेयरमैन, उनका नाम भी आ जाएगा, और ये 24 तारीख की ट्रेनिंग वाले भी आ जाएंगे। कल हम ग्रुप में बाई नेम आपको दे देंगे, आपके ही हाथ से बनेगा ग्रुप। नहीं नहीं, हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि हम, जैसे आपने बोला कि किसी का मतलब अपना अपना काम सब लोग करते रहे और स्वयं से निखर के आ जाएगा कि कौन आदमी क्या है। हाँ ठीक बात है, मैं अभिषेक जी से सहमत हूँ। आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। हाँ, स्वयं से निखर के आ वो जाएगा। रिशफल कर लेंगे, वो संयोजक समन्वय रिशफल कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसी आवश्यकता होगी वैसे कर लेंगे। जाएंगे, और साथ ही साथ हम जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ और सभी साथियों को आगाह करता हूँ, अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में गए कि जहाँ पर एक वो होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और ये होता है वो होता है, वो सिस्टम तो हर बार फेल हो जाता है। ना 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 हर बार फेल होते हैं, कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में जूतम लात चालू हो गया, कभी अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में। उसमें नहीं आई, उसमें नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तो ये सारी अभिषेक चीजें जी आपने हमारा बच के काम करना पड़ेगा। अभिषेक जी आपने हमारा एक अनुरोध तो तत्काल स्वीकार कर लिया कि कल इस पे टॉपिक पर रखेंगे। जी, कल का टॉपिक ये हो गया ना कि हो गया। अन्य जी। देशों में क्रांतियां हुई, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुई। जी जी बिल्कुल। एक किसी से लेक्चर दिलवाइए कुछ जिसको आप एक्सपर्ट समझे। एक प्रेसिज राइटिंग होता था हाई स्कूल में, रणवीर शर्मा जी, अपने हाई स्कूल में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता था प्रेसिज राइटिंग इंग्लिश पेपर में। बिल्कुल होता है। मुझे लगता है हम सभी को उसकी फिर से आवश्यकता है, हम अपनी बात जो प्रिसाइजली कहना सीखें। ठीक है, थोड़ा इस पे भी गौर कीजिए। उमेंद्र जी इसी को व्हाइट पेपर भी बोलते हैं, श्वेत पत्र भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने वर्धा में इसको ट्राई किया, और कसम से मैं बताता हूँ कि मेरे अलावा किसी ने दिया ही नहीं था। तो वही हमारे हाथ में शुरू से आखिरी तक एक पेपर रहा, किसी का आया ही नहीं। क्या बोले हम। नहीं, अब ये गलतियां नहीं करेंगे, अभी गलती नहीं करेंगे, टाइम काफी हो गया है। अब 10 मिनट होने जा रहे हैं, समय हो चुका है, अब हम लोगों को समाप्त करना चाहिए। हाँ, कल इसका सारी रूपरेखा तैयार करके दे देंगे सब। संजय भंडारी जी का हैंड रेज है, बाई मिस्टेक है या उन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय नहीं, भंडारी कुछ जी, उनसे पूछ लीजिए, संजय भंडारी जी से, वो हमारे बहुत सम्मानीय साथी हैं। और वही मैं कह रहा ग्रुप बना दिया गया है, ग्रुप में सभी लोगों को ऐड कर दीजिए, सभी लोग एडमिन हैं, सभी लोग। नहीं, उनका हैंड रेज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। संजय भंडारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो 23 तारीख को मीटिंग है निर्णायक मंडल जो आप कह रहे हो। हेलो जी बोलो सुन रहे हैं, आपकी बात सभी सुन रहे हैं। हाँ, 23 तारीख को जो निर्णायक मंडल की मीटिंग की बात हो रही है, तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण तंत्रज्ञान के क्षेत्र में हम सहयोग देना चाहेंगे, यही कहना था मुझे। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत धन्यवाद, सही। आपका स्वागत है। अभी चर्चा यही हो रही थी सर, मैं जो सवाल मैं वर्धा में आया था
शिक्षा के ग्रुप का कोऑर्डिनेशन किया था हमने। हाँ भंडारी जी, पता है वो मैं ये कह रहा था कि अब कन्वीनर जो है आप ही हैं क्या उसके, मेरे को लगता है। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि मीटिंग रख दी, कितनी कितनी दूर से लोग चल के आएंगे, संसाधन भी लगते हैं, सब कुछ होता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है 50-100 लोगों का। और अभी तक उस ग्रुप की कोई भी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई एक्टिव मुझे तो लगा नहीं उसमें। शर्मा जी 1-2 लिख देते ओनली रिलेटेड मैसेजेस, है ना, उसमें एडमिन ही ऐड कर सकता है या वो कर सकता है। तो उसका तो निर्णय करो पहले कि उस मीटिंग को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, 11 मेंबर से नहीं, कौन वो तो टच अभी में ये है। बना दिया ना, अभी ग्रुप बन गया योगेंद्र जी। योगेंद्र करनाल हो गया, आप रात को काटो, सुबह मैसेज आएगा सबके पास, आप चिंता ग्रुप ना करो, बाकी छोड़ ग्रुप दो। बन गया, ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया। ये 11 चेयरमैन बनाए थे, ये 11 मैंने आज तक नहीं देखे वर्धा से आने के बाद। अरे सर क्यों शिकायत कर रहे हो आप जो आपको बड़ा मुश्किल से लाया हूँ। जी जी जी। जो योगेंद्र जी कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। ये आप हमारे जो चेयरमैन बोर्ड के, या जो आपने कितने बनाए थे, आपने एक टॉपिक लिया ग्राम स्वराज का, आपने एक टॉपिक लिया जिसमें आप मेन हो सकता है हमारे मोस्ट ऑफ द जो भी 70-80 मेंबर हैं वो इससे कितने सहमत नहीं है। अब मैं गौरक्षा पे मान लो परमानंद जी या कोई भी वो इस तरह से काम करना चाह रहा है, तो पहले तो हमारी एक विचार ये हो कि हम कृषि हाँ तो फिर ये 23 का वो मंडल की मीटिंग क्या रख रहे हो, फिर उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो फिर सीधा दो दिन की जो है ना ग्राम स्वराज की मीटिंग है, जिसका इसमें इंटरेस्ट है वो आए। अरे योगेंद्र जी सुनो योगेंद्र जी सुनो, वो हर योगेंद्र एक जी सुनो, ये कभी फोन कर देते ना, वो सत्यप्रकाश दिख रहा है ना, वो संजय शर्मा दिख रहा है जो इसके कन्वीनर थे वहाँ। अरे सुन तो लो, सब ठीक चल रहा है। कल तो संजय शर्मा छोड़ के गए। इतनी घबराओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। बहुत सुनो, एक बार सुनो, 23 तारीख को जो मीटिंग है वो जो 11 संयोजक है और उनके साथ में सह संयोजक है, वो लोग बैठेंगे जो आ सके, है ना, वो लोग बैठेंगे। यार रोज चर्चा होने लग रही है, आ तो नहीं रहा कोई भी इसमें मीटिंग में। सब आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा? संजय भंडारी आ रहे हैं, आप आ रहे हो, है ना, और अपना उमेंद्र जी आ रहे हैं। मैं तो किसी कमेटी का नहीं हूँ, मैं तो सारे चक्कर काटने सबके एक दूसरे के वो आउटस्टैंडिंग होता है ना। कैसे नहीं हो आप? कौन कह रहा नहीं है? मैं तो सबके वो जो है ना क्या बोलते कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए हूँ कि भी किसी ग्रुप में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बुला लो। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। और श्री जी को हमने बोला ही है, परिमानंद जी आ ही रहे हैं। सतप्रकाश जी सीरियसली करके ग्रुप के 11 मेंबर से कोऑर्डिनेट करो, कल मीटिंग करो ऑनलाइन सबके साथ, बहुत आसान है। और मैंने अभिषेक को मिली हुई है, 2 घंटे मीटिंग करो कल 23 तारीख की मीटिंग के लिए मीटिंग करो। सुन तो लो एक मिनट, मैंने अभिषेक को सब लिख के भेज दिया था और ये भी क्या था कि भाई अभिषेक 8 घंटे तो अभिषेक नहीं, एक मिनट बात होने दो पहले पूरी, 1 मिनट। मैंने अभिषेक को लिख के भेज दिया था। अब अगर मेरी समझ में ये लोग इस योग्य इसके योग इस ग्रुप के योग्य ये है, और बाकी जिसको तुम डिसाइड करना चाहो आपको मेरी तरफ से तो पूरी परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। पर मुझे ये योग्य व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेवारी देना एक अलग बात है, पर उसमें योग्यता भी तो होनी चाहिए ना उस ग्रुप को आगे ले जाने की, उसको आगे बढ़ाने की, है ना। क्षमता भी होनी चाहिए ना, योग्यता क्षमता है नहीं और मान लो किसी को बना दो और वो कर कुछ नहीं पाए तो फायदा क्या उस बात से। फिर अभिषेक ने कहा था कि हाँ अभी बनाएंगे और 3-6 महीने बाद अगर लगता है किसी व्यक्ति नहीं बढ़ा पा रहा काम को तो उसको चेंज कर देंगे। ये भी बात ठीक है। सत्यप्रकाश भाई सुनो, योगेंद्र जी की जो बात है, क्योंकि अभी ये 4-5 दिन आप लोग सारे बाएं दाएं हो गए गो इस महाकुंभ के चक्कर में, इस वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा मिनट टू मिनट या ग्रुप नहीं बन पाया। तो आप अभी प्रोग्राम डेट काफी हो गए हैं, तो एक बार रात को पूरा कर लेने दे, इसके बाद कल सारी चीजें आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में मिल जाएंगी। हाँ मिल जाएंगी। बहुत छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, सब नहीं कल रोज ही करते रहे। शर्मा जी मेरा एक सुझाव है सभी को, कल का कार्यक्रम अगर अभिषेक जी से पूछ लेते, अगर नहीं है तो कल 8:15 बजे सबको बुला लो जो 23 तारीख की मीटिंग में मंथन करना है जिन्होंने। लेट एवरीबॉडी अटेंड दिस 2 hours प्रोग्राम, 2 घंटे का प्रोग्राम करो ना यहीं पे मंथन। यही भी कर लेंगे।
योगेंद्र जी क्या है ना कि 23 तारीख के पे तो पिछले 10 दिन से लगातार इनवाइट दिया ही जा रहा है। आप पिछले सारे इनवाइट को देखिए, रणवीर बात जी है। को तो मालूम है पिछले 10 दिन से हम लोग दे रहे हैं, और ये जब तक मीटिंग हो नहीं जाती तब तक आखिरी का 1 घंटा तो उसके लिए है ही, क्यों नहीं है? योगेंद्र रोज भाई है। को तो मैंने खुद मैसेज डाला है। योगेंद्र भाई पढ़ो तो सही, अपना ग्रुप निकालकर आपने टिक कर रखा है। योगेंद्र जी को भेजा है मैंने, राजा राम जी को भेजा है, ओमेंद्र जी को भेजा है, और जब 4-5 आदमी डिस्कस कर रहे हैं मैंने खुद अपने हाथ से डाला है, डबल करके। 1 बार नहीं 2 बार डाला है, पहले वो थोड़ा सा फिर दोबारा करेक्शन करके डाला है। क्यों योगेंद्र भाई, आया ना प्रोग्राम आपके पास? नहीं, प्रोग्राम आ गया, मैं ये नहीं कह रहा प्रोग्राम आपका वो तो आ गया लिखित वाला प्रोग्राम, लेकिन लोग कहाँ है? हाँ, ये प्रश्न वैलिड है, ये प्रश्न चेयरमैन वैलिड कहाँ है। है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उनको बुलाओ ना सबको, क्या क्या प्रोग्रेस अब तक की। कल किसी ऐसा एक करते आदमी हैं, को फोन कल किया है व्यक्तिगत तौर पे मेरे सबको पास? फोन किसी करते हैं। कमेटी का, किसी चेयरमैन का, अपनी कमेटी के बारे में एक भी आदमी का आज तक फोन नहीं आया, किसी का भी। अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद करके हम 5-6 आदमी थोड़ी और 10 मिनट डिस्कस करें। अच्छा ठीक है।